अज़हा करीब आ रही है और ऐसे में अशाए ज़रूरिया के दाम बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम सब्जियों की बात कर लें तो महंगी हैं और मज़ीद महंगी होती जा रही हैं। टमाटर, प्याज, भिंडी और दीगर सब्जियां सब महंगी हो रही हैं। अब बढ़ते दाम की आजकल वजह क्या है? यानी जब भी हम कहते हैं कि दाम बढ़ गए तो कोई ना कोई वजह तो होती है। तो इस वक्त क्या सिचुएशन है और वजह क्या है? हमें ज्वाइन के नुमाइंदा सब्जी मंडी कमेटी मोहम्मद अफजल खान साहब ने बेहद शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया समा को नया दिन को। सर, क्या वजह है अचानक से दाम बढ़ गए टमाटर के, प्याज के, सब्जियों के? वजह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी तरफ से तमाम जितने भी सुनने वाले हैं उनको अस्सलाम वालेकुम। वजह बिल्कुल वाज़ेह है। हमारी जो पॉलिसी है ये लेक ऑफ पॉलिसी इसको कहते हैं। जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ और कोविड-19 का जो है ना अर्लियर जब ये शुरू हुआ तो उस टाइम गवर्नमेंट ने बगैर किसी स्टेक होल्डर्स के साथ मशवरा किए बगैर इस तरह के लॉकडाउन शुरू किए कि क्रॉप्स 10 रुपए किलो भी मार्केटों में नहीं बिकती थी। आज 4 महीने पहले का, 5 महीने पहले का, 3 महीने पहले का रिकॉर्ड उठा के देख लें, 5 रुपए किलो टमाटर जो है ना नहीं बिक रहा था। जिम्मेदारों ने, ग्रोवर्स ने, ट्रेडर्स ने अपने खेतों के ऊपर, अपनी फसलों के ऊपर ट्रैक्टर चलाए। जिस फसल का किराया भी मार्केटों में पूरा ना हो, शहर बंद हो, तो फिर उसके बाद ये इसको लेक ऑफ पॉलिसी कहते हैं। जो पॉलिसी होल्डर थे, जिन्होंने स्टेक होल्डर्स के साथ जो कॉम्पिटेंट लोग थे उनके साथ बैठ के प्लानिंग करनी थी फ्यूचर की कि आज अगर ये इशू आया है सामने तो इन फ्यूचर अगर इसका कोई बैड इम्पैक्ट पड़ेगा इन फ्यूचर तो उसके लिए क्या करना चाहिए। जब ग्रोवर को 5 रुपए किलो कोई चीज़ नहीं बिकेगी, उसके खेत में नहीं बिकेगी, शहर बंद होगा और पेराशेबल आइटम जो है ना किसी भी लॉकडाउन में नहीं होता। और आज भी ये अलमिया है कि आप देख लें इस लॉकडाउन से शहर चल रहा है, लेकिन पुलिस 7 बजे के बाद, 5 बजे के बाद लोगों को जो सब्जियां बेचते हैं, टमाटर बेचते हैं, आम बेचते हैं, आपको पता है इसमें मैक्सिमम किसी चीज़ की लाइफ होती है 20 घंटे, किसी की लाइफ होती है 15 घंटे। वो उसको उठा के जाके लॉकअप कर देते हैं, उसके बाद उनसे पैसे लेके उनको ही फिर छोड़ देते हैं, उनका टाइम ज़ाया करते हैं। जो चीज़ आज 5 बजे से रात 10 बजे तक बिकनी है या 5 बजे उसको ज़बरदस्ती बंद कराएंगे, दूसरे दिन वो सड़ी हुई होगी, ना वो बेचने के काबिल रहता है वो बंदा, वो गरीब आदमी है, और ना वो पीछे से खेत से माल आने के काबिल रहता है। तो उसके बाद नतीजा यही होता है कि जो टमाटर 300 रुपए किलो या 200 रुपए किलो बिकना चाहिए था, वो टमाटर खेतों पे ट्रैक्टर चलने से सब्जियां जो है ना लैप्स हो गई। अब सब्जियों की शॉर्टेज आ गई, गैप आ गया। आज जो है ना 1500 रुपए की पेटी बिक रही है टमाटर की। और ये सारा शख्साना जो है ना इसकी तमाम तर जिम्मेदार वो लोग हैं जो रूलर हैं, जिन्होंने स्टेक होल्डर से कोई मशवरा नहीं किया कभी। सर 4 महीने तकरीबन हो गए, सर 4 महीने हो गए लॉकडाउन को। आप अगर सारा मलबा लॉकडाउन के टाइम पर डालते हैं तो उसका इम्पैक्ट आते आते 4 महीने लग गए। पॉलिसी मेकर पे, नॉट लॉकडाउन कोई ऐसा जो है ना फिनोमेना नहीं है। अच्छा, ये पॉलिसी मेकर, अगर स्टेक होल्डर को साथ बैठा के ये फैसला किया जाता, देखें ये इंडस्ट्रियल आइटम नहीं है, ये स्टोरेज नहीं होता है, इसकी लाइफ भी होती है 20 घंटे 24 घंटे। मेरा सवाल सर ये है कि जिसने सर इस्तेमाल करना था, जो रूटीन में जितना इस्तेमाल करता है फल और सब्जी, जाहिर है फ़र्क तो पड़ा होगा, मैं ये नहीं कहता फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन इस्तेमाल तो हुआ। जिसने जो पहले शाम को ख़रीदारी करता था उसने दिन में ख़रीदारी कर ली, जिस वक्त अलाउ किया गया लोगों ने ख़रीदारी कर ली। जो दुकानदार हैं जो सब्ज़ी या फल बेचते हैं रेडी वाले, उनको दिन में तो नहीं रोका गया। रात में अगर किसी को रोका वो एक अलग मामला, दिन में रोका नहीं गया, दिन में बेचता रहा। फिर मसला कैसे, फिर आप कैसे कहते हैं सामान बिका नहीं या ख़राब हो गया, फिर कैसे हुआ ये? देखिए बात सुने, बात ये होती है कि इस पाकिस्तान में हमारे जितने भी बहन भाई हैं, कम से कम गवर्नमेंट तो ये कहती है कि 50% जो है ना पॉवर्टी लेवल से नीचे है, मैं कहता हूँ 70% नीचे। जब 70% लोग, 80% लोग जॉबलेस हो गए, जो आदमी अपने घर में 1000 रुपये कमा के लाता था वो 600-700 रुपये खर्च करता था, 1 किलो 2 किलो टमाटर लेता था। लोग जाके राशन की लाइनों में लग गए, लोग बिगर हो गए, वो बेचारे सारे जॉबलेस हो गए। तो ये ला मोहल्ला ये इम्पैक्ट जो है ना इसका बैड इम्पैक्ट पेराशेबल पे पड़ता है। तो ये मुझे बताएं, जो इम्पैक्ट पड़ा है और अब पड़ रहा है तो मजीद पड़ेगा ईद के आसपास और ईद के बाद चीजें और महंगी होंगी?
देखिए, मैंने आज से 4 महीने पहले, ये मई का गालिबन जो है ना, बहुत सारे इंटरव्यू हैं टीवी पे, मैंने ये कहा था कि अगर गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी स्टेक होल्डर के साथ बैठ के ना बनाई तो कम से कम 100 अरब रुपए का लॉस सिर्फ सिंध प्रोविंस में हमें एग्रीकल्चर ग्रोथ में होगा, जिसका आज रिजल्ट ये आपके सामने है। और मैंने ये भी कहा था कि 2 से 2.5 महीने बाद यही चीजें इतनी शॉर्टेज हो जाएंगी और फूड कंसर्न जो है ना वो हो जाएगा, इसलिए अगर स्टेक होल्डर को अनबोर्ड ना लिया गया, जिसका रिजल्ट आज आपके सामने है। आज भी 7:30 बजे मेरे भाई लॉकडाउन में पेरिशेबल आइटम एग्जेम्प्ट है, गवर्नमेंट की पॉलिसी है, फेडरल गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर ये ऐलान करता है कि सब्जी, फ्रूट, दही, दूध, मेडिकल। अब आपकी पुलिस मोबाइल आती है 7 बजे जो है ना, सब्जी बेचने वाले को रेडी से उठा के ले जाती है। एसी साहब आते हैं, उनकी दुकान सील कर देते हैं। यार भाई, आप कोई अमेरिका में नहीं रहते हैं, आप पाकिस्तान में रहते हैं, आप अपने ग्राउंड रियलिटीज को देख के, अपनी आवाम को देख के फैसले तो ये सारे मामला बेहतर किस तरह होंगे सर? कमिश्नर कराची से मुलाकात हो, कोई बात हो इससे मुताल्लिक? सर, बात यह है कि हमने तो मुतअद्दिद दफा मीडिया के जरिए, आपके जरिए कमिश्नर कराची साहब को लेटर लिखे हैं, लेकिन शीशे के घरों में बैठी हुई ब्यूरोक्रेसी जो है ना, उसकी जो ठीक है, आप लोगों ने कोशिश की है, लेकिन इस पर बात हुई नहीं और बात होनी चाहिए। बेहद शुक्रिया सर, साथ मौजूद थे आप। आपने कहा कि पहले ही आप लोगों की तरफ से कह दिया गया था कि चीज़ें अगर ठीक ना हुई, दुरुस्त समत में ना गई तो फिर महंगाई आएगी। और महंगाई की बात हम कर रहे हैं तो ओकाड़ा और फैसलाबाद की बात भी कर लेते हैं। पहले फैसलाबाद आपको लेकर चलते हैं कि वहाँ पर सब्जी मंडी में सिचुएशन क्या है, कितनी महंगाई हुई है। यूसुफ चीमा हमें इससे मुतालिक बताएंगे। महंगाई का बड़ा तूफान शुरू होने जा रहा है। फैसलाबाद में आइंदा चंद रोज में कौन कौन सी सब्जियां महंगी होने वाली हैं, आए आपको बताते हैं। प्याज है, अदरक है, लहसुन है, इन चीज़ों ने महंगा होना है। प्याज अब 50 रुपये किलो है, ईद के पास जाकर ये हो जाएगा 80-70 हो जाएगा। लहसुन अदरक है वो 300 रुपये किलो है, वो 400 हो जाएगा। 100 रुपया ऊपर किलो, फी किलो मगर ऊपर हो जाएगा। टमाटर है अब 100 रुपये किलो है, 160 हो जाएगा। गोश्त तो आ जाते लेकिन इसके डिमांड ज़्यादा होते, इस वजह से लोग ज़्यादा मतलब महंगाई करते हैं। ये खुद ही लोग जिम्मेदार होते, जब सस्ते होते तो वो स्टोरों में जमा करते, फिर जब ईद नज़दीक हो जाते तो वो रेट बढ़ा देते और अपने माल को निकाल लेते। इंतज़ामिया की नाअहली की वजह से है ना, ये सारे का सारा मसला हो रहा है। अगर वो चाहें तो ये काम कंट्रोल में कर सकते हैं, ये सिर्फ अपनी बद इंतज़ामिया की वजह से एक्शन नहीं हो रहा। जब ईद आती है ये अदरक, प्याज, लहसुन, प्याज, हरिया मिर्चा, टमाटर, हर चीज़ महंगी हो जाती है। ये इंतज़ामिया की गफलत है, इंतज़ामिया नोटिस नहीं ले रही। ईद कुर्बान की आमद के साथ ही टमाटर, अदरक, प्याज, लहसुन समेत वो सब्जियां जिनका इस्तेमाल गोश्त का सालन बनाने में होगा की कीमतों में 2 गुना इजाफा हो जाएगा, जिसकी बड़ी वजह ज़ख़ीरा अंदोज़ी होगी। ज़िला इंतज़ामिया को चाहिए कि इसमें अपना किरदार अदा करे। कैमरामैन रिजवान साबरी के साथ यूसुफ चीमा, समा, फैसलाबाद। और यही सूरत हाल है ओकाड़ा की, वहाँ पर भी सब्जियाँ महंगी हैं। किस सब्जी की कीमत क्या है ये बताएंगे जावेद सिकंदर। आज बिल्कुल मैं इस वक्त मौजूद हूँ ओकाड़ा की सब्ज़ मंडी में। ईद उल अज़हा से कबल ही महंगाई का जो दिन है वो बोतल से बाहर आ चुका है। यहाँ पे जितनी भी सब्जियाँ उनके रेट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, तो गरीब आवाम की पहुँच से ये सब्जियाँ भी जो है वो दूर होती जा रही है। तो गवर्नमेंट जो है वो इस चीज़ पर काबू पाएंगी तो वो इस चीज़ को ईद की अच्छी तरीके से मना सकेगी। अगर हम टमाटर की बात करें तो टमाटर जो 20 रुपये किलो में फ़रोख्त होता था वो अब 100 रुपये किलो में मिल रहा है। अगर हम भिंडी की बात करें तो भिंडी 30 रुपये किलो वाली 80 रुपये किलो तक जो है पहुँची है। और अगर हम कद्दू की बात करें तो कद्दू जो है वो 20 रुपये किलो वाला 120 रुपये किलो तक मिला। और इसी तरह से बाकी जो चीज़ें हैं जैसे प्याज, उसके बाद लेमन जो है, उसके बाद अपना भिंडी जो है, उसके बाद करेले जो है, इस तरह से सारी जो एशिया गर्दनोज की जो एशिया है उन सब के रेट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो इस वजह से जब हमारी इंतज़ामिया से बात हुई तो इंतज़ामिया कहना था कि हमने एक स्पेशल टीम जो है वो तश्कील दी हुई है, वो सब्ज़ी मंडी का दौरा करेंगी। उसके बाद वो जो चीज़ें हमने जो रेट्स निकाले हैं गवर्नमेंट के हवाले से, उस रेट्स पर जो है वो काबू करने की कोशिश है वो कर रही हैं। तो आवाम से जब हमारी ये बात हुई तो आवाम का कहना था कि महंगाई में हम पिस रहे हैं, गरीब आवाम की पहुँच से अब सब्जियाँ जो है वो भी दूर होती जा रही है, क्योंकि सब्जियों में कीमतों में काफ़ी हद तक इजाफा हो चुका है। जी एनीवेज, एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक से वापस आते हैं। खबरें बहुत सी बाकी हैं, बहुत से मौजूदात बाकी हैं। स्टे विद अस।
खुशाब के एक ऐसे मकाम की आपको सैर करवाते हैं जहाँ जाने वाले उसके दिल फरेब नज़ारों में खो जाते हैं। यह खुशाब की वादी है, वादी सोन, इसको मरी 2 कहा जाता है। बड़ी खूबसूरत ये वादी है और क्योंकि इसके आसपास एज सच और कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, तो जो आसपास के इलाके में लोग रहते हैं उनके लिए यही मरी है और यही एक खूबसूरत स्पॉट है। बल्कि कहना चाहिए ये स्विट्ज़रलैंड है और यही एक बेस्ट स्पॉट है जहाँ वो जाते हैं। खूबसूरत झील है यहाँ पर, साफ़ शफाफ झील, मीठे चश्मे यहाँ पर और एक वाटरफॉल। तो क्या ज़बरदस्त मनाजिर आप देखिए, सो लश ग्रीन। और ये बड़ी अच्छी बात है, रोड भी जा रही है तो आपको ऑफ रोड नहीं जाना। थोड़ा सा आपको इससे मुताल्लिक दिखाते हैं विजुअल्स और फिर इस पर बात करेंगे। इसको वैली ऑफ लेक्स भी कहते हैं, इसके अलावा वाटरफॉल्स हैं यहाँ पे और काफ़ी पुरस्कून जगह है। लेकिन ये कोरोना की वजह से जो है ना सर, कुछ भी नहीं है। हर साल यहाँ पे आते हैं लेकिन कोरोना की वजह से यहाँ की हर चीज़ में उदासी है। इट्स ब्यूटीफुल। वैसे भी इससे मुतालिक कहा जाता है कि यहाँ पर सनसेट का नज़ारा बड़ा खूबसूरत होता है। और कौन कौन से स्पॉट्स यहाँ पर हैं, यानी कोई अगर पहले कभी यहाँ पर नहीं गया, अब प्लान कर रहा है जाने का, तो यहाँ पर क्या कुछ है उसको वेलकम करने के लिए इसी पर हम वेलकम करेंगे अपने नुमाइंदे जो हमें ज्वाइन करेंगे खुशाब से, राना ज़हीर। बहुत शुक्रिया राना ज़हीर, आपने हमें ज्वाइन किया आज। राना ज़हीर थोड़ा सा बताइएगा, ज़रा जुलाई का महीना है, मिड जुलाई है, तो मिड जुलाई मौसम कैसा है वहाँ पर? और हम बात झीलों की कर रहे हैं, वाटरफॉल की कर रहे हैं, तो कौन कौन से स्पॉट्स हैं वहाँ पर जो कि वेलकम करते हैं जब कोई वहाँ पर पहुँचता है? तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ पंजाब के ज़िला खुशाब की जन्नत नज़ीर वादी सून वैली में। मैं आज आपको और नया दिन के नाजरीन को इस खूबसूरत, दिलकश और हसीन वादी के इंतहाई खूबसूरत मकामात के हवाले से और उसके मौसम के हवाले से तफसील से बताऊँगा। खुशाब की ये सून वैली जो है, इसको मरी 2 भी कहा जाता है। और मौसम के लिहाज से अगर इसकी बात की जाए तो ये सरसब्ज़ वादी सतह समंदर से 5000 फीट से भी ज़्यादा बुलंदी पर है। यही वजह है कि यहाँ पर मामूल से ज़्यादा बारिशें होती है और इसका दर्जा हरारत जो है वो दीगर शहरों की निस्बत काफ़ी कम रहता है। मौसम सरमा में अगर इसकी बात की जाए तो ये हर साल जो है वो जनवरी के महीने में ये इलाका जो है वो यहाँ पे बर्फबारी होती है और ये मरी के बाद पंजाब का दूसरा शहर है, दूसरा मकाम है जो स्नोफॉल रिसीव करता है। जबकि अगर हम इसके खूबसूरत मकामात की बात करें तो यहाँ पे सकेसर, उछाली झील, खबेकी झील, सोडी बाग और कलहट्टी गार्डन जहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ, ये वो मकामात हैं जो कुदरती हुस्न से माला माल है। खूबसूरती का इंतज़ाम जो है यहाँ पे TDCP ने इसके इलाके की खूबसूरती का इंतज़ाम TDCP ने संभाल रखा है और हर तमाम आने वाले सियाहों को यहाँ पर मुकम्मल रहनुमाई के साथ साथ फुल प्रूफ फराहम की जाती है। ज़हीर ये बताइएगा, लाहौर तो ज़रा करीब है, कराची ज़रा इट्स फार अवे, लेकिन लाहौर या कराची यहाँ से कोई अगर वहाँ जाना चाहता है तो थोड़ा सा बताइएगा खर्चा कितना होगा, रास्ता कौन सा है जो कि फॉलो किया जाएगा, जिस रास्ते पे चलते चलते वादी सून पहुँचेंगे? बिल्कुल मैं आपको बताता हूं कि कराची और लाहौर से आने वाले सियाहों को क्या करना चाहिए। कराची की से पहले अगर हम लाहौर की बात करें तो ये लाहौर के सियाहों के लिए यहाँ पे आने का कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है, क्योंकि ये लाहौर से सिर्फ 240 किलोमीटर के फासले पर है, 2 घंटे की ड्राइव है। लेकिन कराची के लोगों के लिए ये खासी दूर है, क्योंकि यहाँ से फासला जो है वो 1000 किलोमीटर से भी ज़ायद बनता है। तो कराची के अगर सियाह अगर इस वादी की सैर करना चाहते हैं तो उनको चाहिए कि वो बाई एयर जो है वो इस्लामाबाद का रुख करें और वहाँ से यह सिर्फ 200 किलोमीटर फासले पर इस वादी की सैर के लिए यहाँ पे आ सकते हैं। इस वादी के खूबसूरत मनाजर से लुत्फानंदोज़ हो सकते हैं। ग्रेट, लेकिन आए कब ये आप बता दें, कौन सा सीजन, कौन सा मंथ बेस्ट होता है यहाँ आने के लिए? और वी हर्ड कि वज़ीर आज़म भी यहाँ की सैर कर चुके हैं। जी बिल्कुल वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान भी सून वैली में कई बार सैर कर चुके हैं। और मैं आपको बताऊं कि वज़ीर आज़म इमरान खान के पसंदीदा मकामात में जय खुशाब की ये सून वैली शामिल है। वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ साथ वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार भी 2 दफ़ा जो है इस वैली का, इस खूबसूरत वादी का जो है वो विज़िट कर चुके हैं। यहाँ पे सदर शिकारगाह है जहाँ पे नायाब परिंदे और जानवर मौजूद हैं और दूर दराज से शिकार के शौकीन जो है वो इस वादी का रुख करते हैं। यहाँ के मकामी लोग जो है वो बड़े सादा
ज़्यादा तबीयत के और मेहमान नवाज हैं। और यहाँ के अगर हम खानों की बात करें तो यहाँ के इलाके के देसी खाने जो है वो पूरे पाकिस्तान में जो है वो अपना मकाम रखते हैं। तमाम आने वाले सयाहों को मैं ये कहूँगा कि अगर वो यहाँ पे आए तो ज़रूर देसी खानों से भी लुत्फ़अंदोज़। ग्रेट, इन्हें खूबसूरत तो है ही, लेकिन वहाँ की खुशबू भी खींच लाएगी। बहुत शुक्रिया राना ज़हीर, साथ मौजूद थे आप और सून वैली, खुशाब की खूबसूरत सून वैली से मुतालिक हमें बता रहे थे। तो ज़रूर प्लान करना चाहिए, लेकिन ज़ाहिर कुछ वक्त बाद अभी कोरोना की वजह से उस तरह से लोग ट्रैवल कर नहीं रहे। एनीवेज जी, बढ़ते हैं आगे। पाकिस्तान की मारूफ अदाकारा और समाजी कारकुन नादिया जमील, इनकी बात अब कर लेते हैं। इन्होंने कैंसर की बीमारी को शिकस्त दी। नादिया जमील मार्च में कैंसर की तशखीस के बाद इलाज की गरज से लंदन गई थी। ट्विटर पर अदाकारा नादिया जमील ने बताया कि उन्होंने ब्रेस्ट कैंसर को शिकस्त दे दिया और उन्होंने कहा कि नाकाबिले फरामोश जिद्दोजहद थी। कीमोथेरेपी ये एक जंग है, लेकिन वो बेखौफ रहीं, मजबूत रहीं और अल्लाह ताला की मोहब्बत और शफकत में घिरी रहीं। हर सबक से सीखने की कोशिश की। बीमारी और दर्द सेहतयाबी और सब्र की तरह सफ़र है। उन्होंने ट्विटर में ये कहा कि अल्लाह का शुक्र है कि अब वो बेहतर हैं, वो सेहतयाब हुई हैं। शी इज़ अ कैंसर सर्वाइवर और इससे मुतालिक उन्होंने ट्विटर पे हमसे ये शेयर किया। जब हम बात कैंसर की कर रहे हैं तो क्यों ना अपनी एक साथी की बात करें। अपनी एक साथी से मुराद मेरी ये है कि न्यूज़ एंकर जब हम इनकी बात करते हैं, कि ज़ाहिर है हम अक्सर स्क्रीन्स पर देखते हैं और अचानक से कोई स्क्रीन से गायब हो जाए तो लोग सोचते हैं कि कहाँ गया वो शख्स जो रोज़ाना हमें अपडेट करता है, वो आखिर आजकल किधर है। ऐसी ही एक शख्सियत हमारी बड़ी प्यारी साथी, क्योंकि ज़ाहिर है मैंने तो खुद उनके साथ काम किया है, आई हैव नोन हर फ्रॉम सो मेनी ईयर्स। नायरा मलिक की मैं बात कर रहा हूँ। बहुत से प्लेटफॉर्म्स पर उन्होंने काम किया, बहुत से टीवी चैनल्स पर उन्होंने काम किया, सोशल मीडिया पर शी इज़ वेरी एक्टिव। 11 साल की उम्र में इनको कैंसर हुआ था, इन्होंने शिकस्त दी उसको और फिर अब चंद माह पहले इनको दोबारा कैंसर हुआ। दिस टाइम इट वाज अ ब्रेस्ट कैंसर। इनका इलाज हो रहा था और ज़ाहिर है शी इज़ वेरी स्ट्रांग। इन्होंने इलाज करवाया। अब वो इलाज के दौरान ज़ाहिर है मैं ज़रूर कहूँगा कुछ मुश्किलात तो होती हैं, लेकिन अगर ख़ातून हो मज़बूत तो उसके लिए वो मुश्किल नहीं रहती, क्योंकि वो कहती हैं, मैंने उनको सुना ही कहते हुए कि मुश्किल नहीं होती, परेशानी नहीं होती, ये आजमाइश होती है, अल्लाह की आजमाइश होती है। और वाकई अल्लाह जब बोझ डालता है तो उस बोझ को डालने की ताकत भी देता है। यही है मेरा खुदा जो हमें ताकत देता है किसी भी मुश्किल से निकलने की, किसी भी आजमाइश से निकलने की। उनकी कहानी बड़ी मोटिवेटिंग है, तो हमने सोचा आज उनसे बात करें और वो जो मोटिवेशन है वो लोगों तक जाए, उन तक जाए जिनको मोटिवेशन की ज़रूरत है, जो इस वक्त किसी भी जंग में हैं, वो किसी बीमारी से लड़ रहे हैं, वो इमोशनल स्ट्रेस में हैं, वो कोई फैमिली का इशू है और वो उस जंग में हैं, तो उन्हें मोटिवेशन चाहिए। तो हमने सोचा आज इनसे बात। नारा, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू नया दिन। गुड मॉर्निंग शोएब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक एंड सो गुड टू सी यू। मुझे वाकई बहुत अच्छा लग रहा है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मैंने कल भी आपसे जब बात की तो मैंने आपसे कहा कि मैं माजरत चाहता हूँ कि इतना अरसा हमारी बात ना हो पाई, क्योंकि ज़ाहिर है हम सब अपनी ज़िंदगी में इतना मसरूफ़ हो जाते हैं कि हम एक दूसरे से बात नहीं कर पाते। बट ये इट्स माई बैड कि मैं कॉन्टेक्ट में नहीं था आपके। तो नायरा, इससे पहले कि मैं आप कोई और बात करूँ आपसे मुताल्लिक, मैं चाहता हूँ कि आप नाजरीन को बताएँ। कुछ तो मैं बता पाया, लेकिन कुछ आप बताएं कि जब आपको मालूम हुआ सेकंड टाइम कि आपको कैंसर है, तो उसके बाद फिर आपने क्या किया? आपने अपने आप को मजबूत कैसे किया? क्योंकि आपने किसी को बताया नहीं, आपने फैमिली को बताया नहीं, आपने अकेले इसको स्टार्ट किया, उस इलाज को। वो मोटिवेशन आपको कैसे मिली, वो प्लीज़ बताइएगा। शोएब, पहली बात तो ये कि आपकी तरह मेरे बहुत से दोस्तों ने मुझसे रब्ता किया मेरी इस बीमारी के बाद, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे अभी तक एक्टिव हूँ, आपने भी बता दिया है। मेरा प्रोफेशन है तो मैंने उसको छोड़ा नहीं बिल्कुल भी। सही। अल्लाह पाक की बहुत ज़्यादा रहमत है शोएब कि अल्लाह पाक ने मुझे इस हालत में भी इतना मजबूत रखा हुआ है कि शायद अगर मैं कंपैरिजन करूं कि जिस तरह आप कह रहे थे कि जब हम साथ थे या उसके बाद जो टाइम मेरा गुजरा है मीडिया में या मेरी जो लाइफ गुजरी है, मैं कहूँगी कि मेरी लाइफ का बेहतरीन टाइम यही है। और इस बेहतरीन टाइम में मैंने इतना कुछ सीखा है। मेरी तो इतनी औकात नहीं है शोएब कि मैं कुछ सीख सकूं, लेकिन अल्लाह पाक ने मुझे इतना ज़बरदस्त रास्ता दिखाया। मैं हमेशा कहती थी कि हर इंसान का एक पैदा करने का मकसद है। कुछ लोग उस मकसद को वापस उस दुनिया में जाने से पहले समझ जाते हैं, कुछ लोग कोशिश करते हैं
कि हम इस मकसद के लिए पैदा हुए, अपनी सारी उम्रें गुजार देते हैं लेकिन उस मकसद तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन कुछ लोगों पे अल्लाह पाक की खास रहमत होती है। मेरी इतनी औकात नहीं है लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं शायद उन लोगों में से हूँ, क्योंकि आप देखें फिजिकली इतनी बीमारी जिस पे लोग हवा समझते, लोग कहते हैं कैंसर तो बहुत मोजी मर्ज है और इससे निपटना बहुत मुश्किल है। और मैं किसी को बताती हूँ ना अभी बहुत से लोगों को तो यहाँ पता चलता है तो लोग अफसोस करते हैं और मैं समझती हूँ कि अफसोस करने वाला बनता नहीं है। अभी आप देखें ना, आप अगर जिस तरह मेरा अभी जो हालत है आप देख ही रहे हैं, इसमें मेरे साथ अफसोस तो बनता ही नहीं है क्योंकि ये तो आजमाइश है और उसको मैं अच्छे से देख रही हूँ। अच्छा, अब आपने कहा था कि एक तो आपने मुझे बीमारी का कहा, एक मुझे ना थोड़ी सी मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहती हूँ, मुझे 11 साल की उम्र में नहीं हुई थी, 11 साल पहले हुआ था कैंसर, गले के पास था। जब किसी इंसान पर मुश्किल वक्त आता है, जब कोई परेशानी आती है तो अक्सर ऐसा होता है कि हमें पहचान हो जाती है, कौन हमारे साथ मुखलिस है और कौन मुखलिस नहीं है। क्योंकि जब वक्त अच्छा होता है, जब सब अच्छा होता है, जब ज़िंदगी स्मूथ होती है, जब हम ज़िंदगी के ऐसे रास्ते पर चल रहे होते हैं जहाँ पर कोई स्पीड ब्रेकर नहीं आता, जहाँ पर कोई खड्डा नहीं आता, वो गाड़ी जिस पर हम चल रहे होते हैं वो बड़ी स्मूथली जा रही होती है, तो हमें ये महसूस होता है कि सब साथ हैं और सब अच्छे हैं। लेकिन जब मुश्किल आती है तब मालूम होता है कि असल में साथ कौन है। नायरा, मैं जानना आपसे ये चाह रहा हूँ कि इस सफ़र में जब आप कैंसर से लड़ रही थी और आपने अपना इलाज कराया, ज़ाहिर है कीमोथेरेपी इज़ वेरी पेनफुल, इट्स वेरी पेनफुल, और ऐसे टाइम पर ज़ाहिर है यू बीइंग अ वुमेन जिस चीज़ का सामना एक खातून को भी करना पड़ता है कि अगर बाल झड़ जाएँ, और ज़ाहिर है उसका एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है ज़िंदगी पर, स्पेशली जब हमारी न्यूज़ एंकरिंग की लाइफ है या एक ऐसी लाइफ में हम हैं कि जब इट्स अ ग्लैमरस लाइफ एज़ वेल। ऐसे सिचुएशन में जब इंसान इमोशनल स्ट्रेस का भी शिकार हो रहा होता है, फिर मालूम होता है अच्छा ये मेरे साथ खड़ा था, खड़ा है, खड़ा रहेगा, और ये जो है ये फेक रिलेशनशिप था, ये जो बात थी ये फेक थी। इस सफ़र ने आपको ये भी सिखाया, ये भी बताया? मैं कहती हूँ जो जाता है उसे जाने दें। ओके। और मैं इस पे स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ। बहुत से लोग गए हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये मेरी शुरू की आदत थी, मैं किसी को जाते हुए रोकती नहीं हूँ। जब वो अपनी मर्जी से साथ नहीं है तो ज़रूरत नहीं है उसको खींच के रखने की, क्योंकि जो अल्लाह पाक आपके लिए रखता है ना उससे बहुत बेहतर होता है। और जो आपका होता है ना, मैं इंसानों की बात भी करूँगी, मैं माल की बात भी करूँगी, उसमें हर लिहाज से मैं प्यार की बात भी करूँगी। कल का वाक़या आपको बताती हूँ। कल मैं ऐसे बैठी हुई थी, 12-12:30 बजे का टाइम है। कुछ ऐसा हुआ जिस तरह आप मोहब्बत की बात कर रहे हैं ना, हम स्पेसिफिकली जिस तरह एक मिसाल के तौर पर मैं कहूँ शोएब मुझसे अच्छे से बात क्यों नहीं कर रहा, शोएब मुझसे प्यार से बात क्यों नहीं कर रहा, शोएब मेरे साथ वो इमोशन शेयर क्यों नहीं कर रहा जो मैं करना चाह रही हूँ। हमारी इतनी नाकिस सोच है, हम डायरेक्ट अपने बनाने वाले से क्यों नहीं मांगते कि भाई मुझे ये चाहिए, अब वो जिस भी सूरत में दे। और शोएब लिटरली मैंने इस टाइम में देखा है कि अगर आप डायरेक्ट उससे मांगे ना तो वो सिर्फ शोएब से प्यार नहीं देगा, वो फिर शोएब जैसे 10 और लोगों से आपको इतना खूबसूरत करके, इतना सजा के पेश करेगा आपके सामने कि आप सोच भी नहीं सकते। बेशक। इसीलिए हमें एक्चुअली अपनी लाइंस थोड़ी सी क्लियर करनी पड़ेंगी, जिस तरह मैंने की हैं, और उस तरह मैं ये बाकी लोगों को भी कहूँगी कि हमें डायरेक्ट ये देखना चाहिए हमारा रूह और बॉडी का कॉम्बिनेशन है, और इस बॉडी की हिफाजत मुझे करनी ही है जब तक मुझ पर अल्लाह पाक ने इसकी जिम्मेदारी डाली हुई है। अब उसमें ब्रेस्ट कैंसर आ जाता है, अल्लाह ना करे, मैं ये उसे पता है कि उसने मुझे आगे कितनी आजमाइशों से गुजारना है। इन केस अगर इसके बाद मुझे और भी कोई मुश्किल आ जाती है फिजिकली, तो मेरी जिम्मेदारी है, इसको मैंने हंस के, वो तो देख रहा है, चेक कर रहा है कि ये जिम्मेदारी मैंने इस पर डाली है, वो कैसे निभा रहा है, उसमें रोने पिटने की तो कोई बात ही नहीं होती है। सही। अच्छा नायरा, इस मरज के बाद मैं इससे पहले भी वैसे तो आपसे कमेंट लिया था रिलेशनशिप से मुतालिक, लेकिन मैं चाह रहा हूँ आपने जो फील किया कि अच्छा ये मेरे जानने वाले का, दोस्त का, फैमिली का, कोवर्कर का, फ्रेंड का रिस्पांस था जो कि नहीं होना चाहिए था। ये मैं सवाल इसलिए आपसे कर रहा हूँ क्योंकि हम ज़रा समझ पाएँ और सीख पाएँ कि हमारे किसी प्यारे को, किसी जानने वाले को, किसी अजीज़ को जब किसी ऐसी मुश्किल का सामना करना पड़े तो हमने क्या नहीं करना, क्या है जो हम गलत करते हैं। सबसे बड़ी बात और सबसे एक जो इंसानी फितरत है ना, वो ये है कि हम एक्सपेक्ट करते हैं। मैं आपसे एक्सपेक्ट करती हूँ, अपनी फैमिली से एक्सपेक्ट करती हूँ, अपने इर्द गिर्द लोगों से सोचते हैं इसने ऐसा क्यों नहीं किया,
आप जरा ये सोचें कि अगर हम एक्सपेक्टेशन छोड़ दें, अब लोग सुन रहे होंगे, मैं भी बताती हूँ किस तरह से छोड़ सकते हैं, ये भी बता दूंगी साथ ही। अगर हम छोड़ दें तो अगर जो रिस्पांस फिर हमें प्यार मोहब्बत मिलेगा और जो रिस्पांस मिलेगा वो तो बोनस हो जाएगा ना। ये बात भी है, सबसे बड़ा मसला ही यही है। तो इसी तरह जब मैं बीमार हुई, मैं ऑलरेडी मेरी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स पर्सनल चल रही थी कि अल्लाह पाक ने मुझे एक डगर चला दिया था। उसके बाद जब मुझे कैंसर का पता चला तो मैं उसके लिए प्रिपेयर थी। इस आजमाइश के लिए अल्लाह पाक ने मुझे पहले से प्रिपेयर किया हुआ। ओके। और उसी की वजह से टाइम गुजरने के साथ साथ मैं देख पाई, बहुत से लोग आए चले गए, बहुत से लोग पहले से थे वो चले गए, मैंने जाने दिया उनको नहीं होगा। एक्सपेक्ट नहीं किया था ना। अगर आप एक्सपेक्ट करेंगे तो तब आप पे जो टाइम आएगा ऐसा, तो फिर आप तकलीफ देंगे। अगर आप किसी और तकलीफ होगी ना, तो फिर सबसे पहले यहाँ तकलीफ होगी, सोचेंगे उसके मुतालिक, और उसके बाद यहाँ तकलीफ होगी, और जो यहाँ तकलीफ होगी ना वो आपको किसी जगह नहीं छोड़ेगी, आप खड़े नहीं हो सकते। फिर अगर मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा होता ना जो नॉर्मली लोगों के साथ होता है, तो मैं यहाँ आपके सामने ना बैठी होती। ये जो खासियत जिसकी वजह से मैं और आप इस वक्त बात कर रहे हैं ना कि इतनी तकलीफ में भी मैं मजबूत हूँ, ये बिल्कुल भी ना होती। ये सिर्फ इसी वजह से है कि एक्सपेक्ट नहीं करना, और एक्सपेक्ट करना है तो सिर्फ एक हस्ती से, अल्लाह से। क्योंकि हमारी ये जो दुनिया है ना, दो दुनिया होती हैं। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ, एक दुनिया ये है और एक दुनिया वो है जिस दुनिया से हम आए हैं। और एक्चुअल में अगर हम ये सोच ले कि ये बॉडी जिसकी जिम्मेदारी हमें दी है, हमने अच्छे से चलना है, और जो उसने बता दिया है ना, मतलब मैं बहुत अच्छी मुसलमान नहीं हूँ लेकिन डेफिनेटली एक इंसान हूँ, उसने मुझे बनाया है और उसने मुझे पर्पस दिया है। मैं अभी सीख रही हूँ और देख रही हूँ कि उसने पैदा क्यों किया एक एक इंसान को। फिर एक टाइम ऐसा आता है शोएब कि आपका जो दुश्मन भी होता है ना, आप कहते हो, आप उसकी सारी बातें एक साइड में कर देते हो और आप कहते हो इसको तो उसने बनाया है, बिल्कुल, इसके साथ ज्यादती कैसे करूं, बेशक बेशक, इसके साथ मैं बुग़्ज़ भी कैसे रखूं क्योंकि इसको उसने बनाया है। ये मोहब्बत ऐसी होती है शोएब जो मैं महसूस करती हूँ ना आजकल। मतलब जिस तरह एक लड़का लड़की को इश्क हो जाता है ना, और वो कहता है कि इस लड़की की खातिर मैं सब कुछ करूंगा, इस लड़की की खातिर मैं कपड़े भी इसके हिसाब से पहनूंगा, ये जैसा कहेगी मैं वैसे रेस्टोरेंट में जाके इसको खाना खिलाऊंगा, ये जैसा कहेगी मैं वैसे जिंदगी गुजारूंगा। और जब ऐसा इश्क बनाने वाले से होता है ना, बिल्कुल वैसा ही होता है। मैं सोचती हूँ छोटी छोटी बातें कि अल्लाह पाक ने मुझ पे इतनी रहमत की है, मेरी तो इतनी औकात भी नहीं है। शोएब, हमें अपनी जिंदगी को देखना पड़ता है, दो तीन चीजें ही होती हैं। देख ले कि उसने इस दुनिया में भेजा है, बॉडी की हिफाजत करनी है। जिस वक्त इस रूह से इस बॉडी ने अलहदा हो जाना ना, कुछ भी नहीं रहेगा, ये बॉडी तो यहीं रह जाएगी, रूह वापस जाएगी। तो जब वापस चली जाएगी तो क्या हम उसको ये सब बताएंगे कि हमने इस दुनिया में क्या क्या किया है, मैंने उस बंदे से कितना बुग़्ज़ रखा, मेरे साथ उसने इतनी ज्यादती कर दी थी? नहीं, वो ये सब कुछ नहीं पूछेगा। वो ये पूछेगा कि मैंने जिस मकसद के लिए भेजा था वो पूरा किया है। और उसका अब आप देखें, मैं बार बार ये कह रही हूँ क्योंकि मेरे पास इतना इल्म नहीं है, मेरी इतनी औकात नहीं है, लेकिन जो मैंने कुरान पाक को अब तक समझा है उसके तर्जुमे से, सबसे पहले तो अल्लाह पाक, उसकी मोहब्बत, और उसके बाद जो दूसरा काम जिस पे पूरा कुरान पाक लिख दिया, इंसानियत, इंसानों के रिलेशंस। पहले तो इंसानियत है ना, उसके बाद उसने रिलेशन बनाए, हमसायों के साथ ऐसा करें, पेरेंट्स के साथ ऐसा करें, दोस्तों के साथ ऐसा करें, सब बता दिया उसने। तो उसके बाद सिर्फ लोगों को खुश रखना है। तो फिर हम कैसे सोच सकते हैं कि उसने मेरे साथ ये कर दिया? आप ये सोचे ना, मतलब हमारे अंदर ना शोएब, जिस वक्त हमारी रूह इस दुनिया में आती है ना, जब बॉडी और रूह मिलते हैं, इस दुनिया में बच्चा आ गया, अब वो सीखता कैसे है? अपने इर्द गिर्द के माहौल से, बिल्कुल, अपने इर्द गिर्द के लोगों से। अब लोग कौन से होते हैं? जो पहले से इस दुनिया में रह रहे होते हैं और जो सीख चुके होते हैं, जिनकी फिल्म पहले सेट हो गई है, जिनकी सीडी पहले से ही चल रही है, वही उसको वो सब कुछ सिखाते हैं, ठीक है। अब वो जब बड़ा होता जाता है ना, तो उस पे एक टाइम आता है शऊर का, हर किसी पे आता है, पहचानने की जरूरत होती है। हम तो नॉर्मली कहते हैं ना, अब तो इसको शऊर आ गया है, पढ़ लिख गया है, लेकिन एक्चुअल में वो शऊर का टाइम आता है जो जिसलिए अल्लाह पाक ने हमें दिमाग दिया है।
वरना अल्लाह पाक ने तो किस्मतें लिखी हुई हैं, बिल्कुल वैसा वैसा हो रहा। दिमाग देने की क्या जरूरत थी? 2 रास्ते देने की क्या जरूरत थी? एक अच्छा एक बुरा बताने की क्या जरूरत थी? इसीलिए जिस वक्त हम वो सारा कुछ गेट करते हैं और उसके बाद कंक्लूजन निकालते हैं ना, वो उम्र का कोई भी हिस्सा हो सकता है। वो 20 साल भी हो सकते हैं, 30 साल भी हो सकते हैं, 40 साल भी हो सकते हैं, अब मरने से पहले भी हो सकता है। तो उस टाइम को हमने पहचानना होता है कि यार ये जो मुझे लोग सिखा रहे हैं, और उसके लिए फिर अल्लाह पाक ने बता दिया कि ये भी देख लो, एक किताब भी दी हुई है, उसे समझ लो कि क्या मकसद है। और वो जब उसको देखना शुरू करता है ना, आहिस्ता आहिस्ता, हर किसी का अपना तरीका होता है। एक्चुअली हमारे शुएब इस्लाम को हमने इतना मुश्किल कर दिया है कि हम, पता क्या, मैं आप जैसे लोग ना करीब नहीं जाते। हम कहते हैं वो दाढ़ी वाला है, ओहो ये तो अब इतनी पाबंदियां लगा देगा कि अब नहीं, इसके पास नहीं जाना। ये नकाब करती है, बुर्का पहनती है, इस खातून के पास नहीं बैठना, ये तो बहुत दीनी बातें करेगी। भाई आप दीन को इतना मुश्किल ना बनाएं। जिस तरह जो है, देखिए हमारे प्यारे रसूल ने भी यही किया था। एकदम से जाके जो बुतों की पूजा करते थे ना, उनको इस तरफ नहीं लगा दिया था कि तुम लोग दाढ़ी रख लो। जबर से तो कुछ भी नहीं कराया जा सकता, मोहब्बत से, प्यार से ही होता है ना। बिल्कुल, जब रियलाइज होगा ना दिल से, तो उस मोहब्बत की तो बात ही अलग होती है। क्या बात, क्या बात, क्या बात नायरा, बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे बात करते करते, बहुत अच्छा लग रहा है बात करके। आखिर में, क्योंकि वक्त कम है, मैं फिर अपने मौजू पर ही आऊँगा, क्योंकि जब हम बात करते हैं किसी मर्ज़ की, कैंसर की हो या और भी मर्ज़ हो, अर्ली एंड टाइमली डायग्नोसिस ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत अहम है। और ये मैसेज मैं आपसे चाहता हूँ अपने सुनने वालों को कि ये बहुत ज़रूरी है इलाज के लिए। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ, मुझे बहुत से लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, जब से पता चला लोगों को, लोग कमेंट्स करते हैं, मैसेज करते हैं। कैंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको ये कहूंगी कि जो ब्रेस्ट कैंसर है वो लेडीज में बहुत ज्यादा कॉमन होता चला जा रहा है। मैं रेफर भी करूंगी जो लाहौर में रहने वाले हैं या कुछ, क्योंकि हमारे मुल्क में फैसिलिटीज बहुत कम है। कैंसर केयर हॉस्पिटल है जहाँ पे जो लोग जो फ्री मेमोग्राफी कर रहे हैं। तो जितनी भी खातीन है जिनको थोड़ा सा भी डाउट है, वो मेमोग्राफी जरूर करवाएं। मेमोग्राफी से आपकी तशखीस हो जाती है। और जिस तरह मुझे थोड़ा सा पता चला कि हल्की सी गिल्टी मुझे महसूस हुई और मैंने मेमोग्राफी करवाई और उसके बाद मुझे पता चला कि कैंसर है। तो मैंने जिस तरह शुरू में कहा था ना कि किसी भी मर्ज को ट्रीट करने के लिए जब तक आप उसको सही से डायग्नोज नहीं करेंगे तब तक उसके ट्रीटमेंट की तरफ नहीं जा सकते हैं। तो मैं रेफर करूंगी कि जिन लोग, और वो लोग फ्री कर रहे हैं, तो आप लोग जाइए और वहां पे मेमोग्राफी करवाएं। और उससे ये होगा, वहां पे करवाएं, कहीं भी करवाएं, लेकिन मैं इसलिए बता रही हूँ कि ये बहुत ईजी है। आप जाके मेमोग्राफी करवाएं और आपको पता चलेगा कि भाई इस तरह का कोई मसला है। तो दिस इज अबाउट ब्रेस्ट कैंसर। अदरवाइज कोई और कैंसर हो, कोई और मरज हो, कोई जरा सा सिम्टम आए, अननोटिस नहीं जाने देना ब्रेस्ट चाहिए। कैंसर की बात करिए। एग्जैक्टली, दिस वाज अबाउट ब्रेस्ट कैंसर। नायरा बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, साथ मौजूद थी आप। अहम मामले की तरफ चलते हैं। कोरोना वायरस का फैलाव रोकने का यह मिशन है कि वफाकी दारुल हुकूमत में SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए महकमा सेहत के साथ ज़िलाई इंतजामिया भी मैदान में मौजूद है। बहुत से एक्शंस किए गए हैं। हिफाजती इक़दाम न करने वाले मेडिकल स्टोर्स और क्लिनिक्स, इनको सील किया गया है। और इस हवाले से खबर यह है कि सेक्टर G9, G11 और G13 समेत बहुत से और सेक्टर्स हैं जहां पर छापे मारे गए हैं, कार्रवाइयां की गई हैं और मजमूई तौर पर 7 मेडिकल स्टोर्स और क्लिनिक्स को सील किया गया है कि यहां पर SOPs पर अमल दरामद नहीं हो रहा था। और साथ ही महकमा सेहत ने कहा है कि एक्शन जारी रहेगा, SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। इसी अहम मामले पर हम बात करेंगे। जिन्होंने ये एक्शन लिया, हमारे साथ मौजूद हैं ड्रग इंस्पेक्टर डॉक्टर मारिया जफर साहिबा। बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले ये बताइएगा, रूल्स क्या है जिनकी खिलाफ वर्जी हुई, वो SOPs क्या थे जिनकी खिलाफ वर्जी हुई और फिर एक्शन लिया गया इन क्लिनिक्स के खिलाफ, इन मेडिकल स्टोर्स के खिलाफ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया, इनवाइट किया अपने शो में। बेसिकली डिफरेंट टाइप्स की वायलेशंस होती हैं और उस पर हम एक्शन ले सकते हैं कि मेडिकल स्टोर्स को, फार्मेसी को या क्लिनिक्स को सील कर सकें। जो रिसेंटली हमने एक्शंस लिए हैं उसमें अनरजिस्टर्ड मेडिसिन जो कि ड्रैब से रजिस्टर्ड नहीं होती, टेम्परेचर के इश्यूज़ हैं, जैसे कि आपको पता है आजकल गर्मी का बहुत ज़्यादा इशू है। और इसके अलावा इलीगल क्लिनिक्स जहां क्वैक्स बैठ के काम करते हैं और कोई भी क्वालिफाइड प्रैक्टिशनर मौजूद नहीं होता। तो
इस तरह हम डिफरेंट जो भी वायलेशंस हमें मिलती हैं अपनी डिस्क्रिप्शन पे कि अगर तो ज़्यादा बड़ी वायलेशन है तो उसको सील कर देते हैं, अगर छोटी वायलेशन हो तो उसका हम चालान कर देते हैं और उसको फिर ड्रग कोर्ट को फॉरवर्ड करके और वो उसको फाइन करती है या मज़ीद जो भी सज़ा हमारे रूल्स में होती है, ड्रग एक्ट 1976 में होती है, उसके मुताबिक दी जाती है। अच्छा, यानी आपने जो बात की उसमें ज़रा आपने ख़ुद भी ये कह दिया कि जो टेम्परेचर कंट्रोल वाला एक मैकेनिज्म होता है जहाँ जहाँ पर वो फ़ाल नहीं था इसके खिलाफ कार्रवाइयाँ, तो मैडम ये बताइएगा ये सारी कार्रवाइयाँ जो हुई उसमें ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर था या दिस वाज वन ऑफ द फैक्टर? नहीं, ये वन ऑफ द फैक्टर्स है। इंपॉर्टेंट फैक्टर्स तो और भी बहुत सारे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो सील हम सबसे बड़ा एक्शन लेते हैं वो यही होता है कि अनरजिस्टर्ड मेडिसिन है जो कि पाकिस्तान में रजिस्टर्ड ही नहीं है, मतलब उसको ममनुआ अद्वियात आप कह सकते हैं, और वो फार्मेसी में पाई जाएं तो उस पर हम ये एक्शन लेते हैं। और ऐसा भी एक्शन हुआ कहीं पर कि कोई मेडिसिन जो कि मेडिकल स्टोर पर तो मौजूद थी लेकिन वो सारिफीन को नहीं मैसर, वो लेने जाते हैं तो मिलती नहीं है, ब्लैक में मिलती है, क्योंकि कोरोना के तनाजुर में बहुत सी मेडिसिन ऐसी हैं जो कि जी बिल्कुल रिसेंटली जो कोविड-19 की वजह से बहुत सारी मेडिसिन ऐसी हैं जो शॉर्ट हुई थी, उसको हम इंश्योर कर रहे हैं कि मैक्सिमम अवेलेबिलिटी हो। उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि आपको पता है जब यूज़ ज़्यादा हो जाता है किसी मेडिसिन का तो वो फिर मार्केट में शॉर्ट हो जाती है, मतलब उसकी कंजप्शन ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस वजह से रिसेंटली डेक्सामेथासोन का इशू था, एक्टेमरा एक इंजेक्शन है उसका इशू चल रहा था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो मेडिसिन जो हैं अभी अवेलेबल हैं, एटलीस्ट इस्लामाबाद की टेरिटरी में अवेलेबल हैं। ऐसा कोई एक्शन हुआ कि ये मेडिसिन महंगी बेची जा रही थी? जी, ओवर प्राइसिंग जो है उस पर भी एक्शन लिया जाता है। रिसेंटली जो मैंने ये 7 एक्शंस लिए उनमें से 2 जो फार्मेसीज हैं उस पर ओवर प्राइसिंग का भी चालान किए गए। अच्छा, आप ये एक्शन कैसे लेती हैं? कोई शिकायत करता है या खुद जाके आप लोग चेक करते हैं? यू हैव द टीम्स? एक तो हमारी रूटीन की सर्विलेंस होती है जिसमें हम वीकली या मतलब वीकली हर जो ड्रग इंस्पेक्टर है वो निकलता है और मार्केट का सर्वे करता है। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर पोर्टल जो है उसके थ्रू भी हमारे पास कंप्लेंट्स आती हैं। अभी जो सिटीजन्स हैं वो डायरेक्ट हमें कंप्लेंट कर सकते हैं। हमारा ये तरीकेकार क्या है? डायरेक्ट कंप्लेंट, प्लीज ये नंबर शेयर कीजिएगा। इस्लामाबाद के शहरी गौर से सुन लें कि ये वो नंबर है जो कि डॉक्टर साहब बताएंगे आपको। अगर कोई शिकायत है, वो चाहे आपको मेडिकल स्टोर से ये शिकायत हो कि मेडिसिन अवेलेबल नहीं है या कि ये कि वो ओवर प्राइस है या और कोई भी मसला हो, तो शिकायत कहाँ करानी है ज़रा सुनिएगा। डॉक्टर साहब प्लीज़ बताइएगा। जी, ये हमारा ऑफिस का नंबर है 051-926-1981। किसी भी किस्म की कोई कंप्लेंट हो ड्रग से रिलेटेड, इलीगल क्लिनिक से रिलेटेड या किसी भी किस्म की मतलब मेडिसिन अवेलेबल नहीं है, आपको महंगी मिल रही है या ब्लैक में मिल रही है, तो आप इस नंबर पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। ये हमारा ऑफिस का नंबर है और आपको मतलब हम कानून के मुताबिक इस पे जो भी एक्शन होगा वो लेंगे। ठीक, अमूमी तौर पर ये जो शिकायत 051 जी प्लीज रिपीट कर 926-1981। ठीक, डॉक्टर साहिबा आपने कहा सिटीजन पोर्टल के थ्रू भी आपको शिकायत आती हैं। कितनी शिकायत वैसे इस्लामाबाद में इस साल आई हैं विद रिस्पेक्ट टू दीज इश्यूज? हमारे पास मोर देन 1000 जो है कंप्लेंट्स आई हैं। उनमें से कुछ कंप्लेंट्स ऐसी भी होती हैं जिनका हमारे से कोई लेना देना नहीं होता या पर्सनल ग्रज की वजह से लोग कर देते हैं किसी के अगेंस्ट, लेकिन उस पे हम जाके एक्शन ज़रूर लेते हैं, फील्ड में ज़रूर जाते हैं और कानून के मुताबिक एक्शन लिया जाता है। ठीक मैम, एक और अहम मामला भी है जिस पर हम बात तो करते हैं लेकिन उस पर हमने देखा कि इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। वैसे तो ये पूरे पाकिस्तान पर नाफिजुल अमल है लेकिन है भी नहीं। प्रिस्क्रिप्शन के बगैर मेडिसिन का मिलना ये बहुत बड़ा इशू है और इससे मुताल्लिक कानून साजी भी हुई। कहा भी गया कि कहीं पर प्रिस्क्रिप्शन के बगैर मेडिसिन नहीं दी जाएगी, लेकिन ऐसा है। इस मामले को भी देखा जा रहा है? जी बिल्कुल। बेसिकली शेड्यूल मेडिसिन जो होती हैं जिनमें कंट्रोल ड्रग, साइकोट्रोपिक मेडिसिन, वो प्रेस्क्रिप्शन पे आप ले सकते हैं और प्रेस्क्रिप्शन जो है वो आप दिखा के यहाँ पे इस्लामाबाद में हमने फार्मासिस्ट की अवेलेबिलिटी को भी इंश्योर किया है ताकि फार्मासिस्ट जो है वो उस पर चेक एंड बैलेंस रखे कि कंट्रोल ड्रग्स या नारकोटिक्स जो है वो प्रेस्क्रिप्शन के बगैर किसी को ना दी जाए। अच्छा, आई एम नॉट श्योर कि ये सवाल आपसे करना चाहिए या नहीं, लेकिन आपने क्योंकि खुद भी कहा कि फार्मासिस्ट लाजमी होना चाहिए और मैम एक ये मसला भी है कि एक ऐसा केमिकल नेम या जो भी फार्मूला होता है मेडिसिन का, असूलन तो यही होना चाहिए कि वो डॉक्टर साहब वो लिखे और फिर फार्मासिस्ट बताता है कि अच्छा ये इस ब्रांड की मेडिसिन है जो कि सस्ती हो, किसी के दस्तरस में वो ले ले। इस मामले को देखा जा रहा है कि ऐसा होना चाहिए, ये ना हो एक गरीब शख्स आया है मेडिसिन लेने के लिए और वो सस्ती मेडिसिन भी मिल सकती है लेकिन उसको महंगी मेडिसिन ही मिले उस मार्केट से, उस दुकान से। ऐसा भी हो रहा है, देखा जा रहा है इसको? नहीं, इसमें फार्मासिस्ट जो है बेसिकली अभी आपके नज़र में भी आया होगा कि फेडरल गवर्नमेंट ने ये मस्ट कर दिया है कि जेनेरिक प्रेस्क्राइबिंग की जाए।
मींस के प्रैक्टिशनर जो है वो जेनेरिक प्रेस्क्राइबिंग करें और फार्मासिस्ट जो है वो, और अगर ऐसा ना हो तो क्या आप लोग एक्शन ले सकते हैं? नहीं, इस पे ड्रग एक्ट में तो कोई ऐसी बात नहीं है और ना कोई ऐसा रूल है कि हम जो है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर ब्रांड जो है उसको ही प्रेस्क्राइब किया जाए, ऐसा कोई इस पे मतलब एक्शन नहीं लिया जा सकता। लेकिन इस पे अगर कानून बन गया है तो उस पे रूल्स भी बनेंगे और फिर उस तरह से इंश्योर भी किया जाए। ये होना चाहिए डॉक्टर साहब, ऐसा ही है? जी बिल्कुल। ठीक, बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे आप। CVD में एक खबर वहाँ से हमारे सामने आई है। एक बच्चे के दिल का ऑपरेशन किया गया, कामयाब ऑपरेशन किया गया। आप देख भी सकते हैं मामला सारा था क्या। ये 10 साल रेहान है और इनके दिल में चाकू पेवस्त था जब ये डॉक्टर्स के पास आए हैं। फिर इनको ऑपरेट करना पड़ा, फौरी करना पड़ा। मासूम बच्चे की ज़िंदगी बच गई है। अब बच्चे के जो वालिदैन हैं वो ये कहते हैं कि बच्चे के दिल में ऐसा सब कुछ खेल खेल के दौरान हुआ, ये एक इत्तेफाक था। लेकिन नौबत यहाँ तक पहुँची कि ऑपरेशन करना पड़े और ये कुछ आसान मामला भी नहीं था। एक छोटे से बच्चे की ज़िंदगी फौरी बचानी थी। डॉक्टर्स ने अपना काम किया भरपूर अंदाज में और ये भी उन्होंने बताया कि जल्द ही इस बच्चे को ICU वार्ड से शिफ्ट भी कर दिया जाएगा। तो जिन्होंने ऑपरेशन किया ना, हमने सोचा कि आज हम उनसे ज़रा बात भी करते हैं, इस मासूम के बारे में भी बात करते हैं, इस पूरे वाक़े के बारे में भी बात करते हैं। डॉक्टर सुहेल बंगश हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, खैरियत तो मुझे बच्चे की भी पूछनी चाहिए थी पहले। जी। लेकिन ये फरमाइएगा, ये खेल खेल में चाकू पेवस्त हो गया बच्चे के दिल में और फिर उसके बाद में कितनी देर में बच्चा आप तक पहुंचा और फिर कितनी जल्दी आप लोगों ने सारे ऑपरेशन की तैयारियां मुकम्मल की, जरा बताइए तो सही हमारे देखने वालों को। अच्छा, डिटेल ये कि जाहिर है बच्चे हैं, आपस में खेलते हैं, शरारत कर लेते हैं, तो घर में जख्मी हुआ और जो पेरेंट्स थे, जो वालिदैन थे, उसको डिफरेंट हॉस्पिटल्स में लेके गए। लेकिन डेफिनेटली उनके पास कोई SP वो नहीं है, फैसिलिटीज नहीं है, स्पेशलिस्ट। तो वो अच्छा उसको मशवरा मिला कि ही केम टू आवर हॉस्पिटल NIH CVD। लेकिन जब तक हमारे पहुंचते पहुंचते वो काफी सीरियस हो गया था और हमें ये लग रहा था कि शायद उसके बचने की उम्मीद बहुत कम है। तो चूंकि हमारे पास एक पूरा सिस्टम डेवलप हमने किया हुआ है, जैसे कोई इमरजेंसी होती है तो हमारी टीम एकदम से एक्टिवेट हो जाती है इमरजेंसी से ही। तो फौरन हमारी कॉल हो गई कि भाई इस तरह बच्चा आ गया है, वी आर एक्सपेक्टिंग कि वो काफी सीरियस है और हार्ट इंजरी लग रही है। उसी वक्त उसका इको हुआ और एक्सरे हुआ, जिसने हमें कंफर्म किया कि डेफिनेटली इसको हार्ट की इंजरी हो गई है और हमें इसे फौरन ऑपरेट करना है। तो विद इन 10 मिनट्स वी वर इन OT। हम इसको थिएटर ले गए, वहाँ हमने इसको उसी वक्त सीना खोल के और जब हमने देखा तो चलिए सर वो भी बताइएगा, बात भी मुकम्मल करें, ये भी बता दें। डॉक्टर साहब अगर साथ मौजूद हैं, ड्यूरेशन ऑफ दैट सर्जरी अगर वो भी शेयर कर सकें, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी थी। ये काफी कॉम्प्लिकेटेड इसलिए थी कि हमें कुछ पता नहीं था कि अंदर जाके जब हम दिल खोलेंगे तो वो कहाँ से डैमेज होगा, कितना डैमेज हुआ, क्या क्या हमें प्रॉब्लम्स आएंगी। क्योंकि एक प्लान जब सर्जरी करते हैं वो तो आपको पता होता है कि आपने किस किस तरह खोलना है, और इमरजेंसी में आपको कुछ पता नहीं होता। आप अंदर जाते हैं और वहीं सेकंड्स में आपके डिसीजन चल रहे होते हैं। तो डॉक्टर साहब कितना डैमेज था हार्ट उस बच्चे का? जी, कितना डैमेज था हार्ट? उसके हार्ट में तकरीबन 1/2 इंच पंचर हुआ था। तो दैट वाज वेरी डेंजरस, कंटिन्यूअस ब्लड उसमें से निकल रहा था और प्रेशर्स उससे काफी कम थे। तो इस लिहाज से इट वाज अ वेरी डेंजरस। और क्योंकि एक लिमिटेड स्पेस होती है और उसमें जब खून जमा हो जाए तो वो दिल को कंप्रेस करता है और उसकी पंपिंग खत्म कर देता है। तो वो बहुत डेंजरस होती है। और ही वाज लकी कि वो ऑन टाइम पहुंच भी गया और ऑन टाइम हमने उसको खोल लिया। उसके बाद हमने उसको मशीनों पे डाल के और उसका हार्ट को रिपेयर किया और अल्लाह का फजल है कि बाकी कोई डैमेज नहीं था। हमने थिएटर में उसका इको करके देखा, एवरीथिंग वाज ओके और ऑपरेशन जो है वो बिल्कुल सही गया हमारे लिहाज से। और जी और डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा कि कितना वक्त अभी दरकार होगा कि ये ऐसी शरारत नहीं करे लेकिन खेल कूद दोबारा शुरू कर दें? We'll give him around 1 महीना देंगे उसको, जिसमें वो थोड़ा सा ज्यादा एक्सर्ट न करे, ज्यादा भागे दौड़े ना, और फिर उसको
अपनी एक्टिव जिंदगी गुजारेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब ये बताइए, जब आप ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए तो आपने इनके पेरेंट्स से मिलकर ये पूछा नहीं कि अब बताओ ये हुआ कैसे था? खेलने को कैसे दिया आपने बच्चे को ऐसा? बस अब ये तो बच्चे हैं, बच्चों पे आपका कंट्रोल जरा मुश्किल होता है, शरारत कर जाते हैं कहीं ना कहीं, लेकिन ये कि पेरेंट्स को हमारी एडवाइस ये होती है कि जरूर उन बच्चों पे नजर रखा करें और खतरनाक चीजें जो इस किस्म की हैं उनसे दूर रखें, ताकि ऐसा ना हो कि इस तरह का नुकसान ना हो जाए। और सर सबसे ज्यादा जिस बात ने डॉक्टर साहब इसमें हेल्प आउट किया है वो ये कि वक्त पर दुरुस्त समत मिल जाना, दुरुस्त एडवाइस मिल जाना, सर ये बहुत इम्पोर्टेंट था। बिल्कुल ऐसा है जी, ये बड़े मिरेकल होते हैं कि ये हमारे पास पहुंचते हैं। जो कि माजी में भी हमने अभी 6 महीने पहले हमें याद एक पेचकस निकाला था, तो जैसे पहुंच जाते हैं तो अल्लाह की मदद होती है और वो बच जाते हैं। और ये आपने उससे पहले बड़ी दुरुस्त बात की, जिस तरह किरण आपने दुरुस्त समत की बात की कि कराची में स्पेशली रहने वाले या कराची के आसपास रहने वाले, हमने पहले भी इस प्लेटफॉर्म से कई दफ़ा कहा कि NICVD इज़ अ स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल और जो फैसिलिटीज़ यहाँ पर हैं वो किसी और हॉस्पिटल में मौजूद नहीं है। तो कभी खुदा ना खास्ता कोई ऐसा हादसा हो जाए या हार्ट रिलेटेड कोई सर्जरी करानी हो तो NICVD एक तो एक फ्री ऑफ कॉस्ट और दूसरा स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल, तो यहाँ पर लेकर जाएं, किसी और हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वहाँ वो फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बेहद शुक्रिया, साथ मौजूद थे आप। और पेरेंट्स के लिए और मेंबर्स के लिए एक मैसेज यहाँ से हम दोबारा दे देते हैं, वो चाहे छुरी हो, वो चाहे पेचकस हो या कोई नोकीली चीज़ हो, कभी भी पॉइंट करके ना पकड़ाइए। हमेशा अपनी तरफ पॉइंट करके किसी को पकड़ाइए, ये दुरुस्त तरीका होता है छुरी पकड़ाने का या पेचकस पकड़ाने का। और बच्चों के पास हैं, आप आम खा रहे हैं तो एहतियात कीजिए, छुरी वहाँ ना रखिए। कुछ सब्जी काट रहे हैं, माएँ काट रही हैं, कोई और काट रहे, तो मेक श्योर एक लम्हे के लिए भी अगर आप छुरी वहाँ रख के चले जाएंगे तो हादसा हो सकता है। बच्चे शरारत करते हैं, और आजकल तो बच्चे घर पर रहते हैं तो ज़्यादा शरारत करते हैं। बहरहाल सेहत मिलेगी, सियासत नहीं, कहाँ पर, ये शुएब ने भी आपको बता दिया। ये एक वाक़या ऐसा था कि रिपोर्ट करना बहुत ज़रूरी था। हमें ये सीखना होगा कि हम छोटी छोटी आदत को इख्तियार करके, जैसे शुएब भी बता रहे थे, किस तरह से बड़े हादसात से बच सकते हैं। अच्छा चलिए ठीक है ना, अब ये वाली सारी बातें तो हो गई, अब क्यों ना हम कुछ मवेशी मंडी का तस्करा कर लेते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बताना होगा ना। सहराई मेहमान फैसलाबाद की शान बढ़ाने पहुंचे, यहाँ की मवेशी मंडी पहुंच गए हैं। अब इनकी जो खूबसूरती है ना उसके दूर दूर चर्चे हैं, मुख्तलिफ नक्शो निगार इन पर बने हुए हैं, इनकी सजधज है, 4 चांद लग गए जी। अब्दुल्ला हाद की रिपोर्ट देखिए इसी सिलसिले में। बालों का स्याह रंग, जिस्म पर मोती फूलों की मालाएं, पैरों में घुंघरुओं की छन छन। फैसलाबाद की न्यामोआना मंडी में रेगिस्तान के शहनशाहों की टौर सबसे वखरी है। ऊंटों की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए रंगों से बने नक्शो निगार और डिजाइन खरीदारों को खूब लुभा रहे हैं। कला इस तो लेने कि भाई सोहनी सजावट बन वने, कुल बंदे नूं चंगा लगे, सारे दिल नूं चंगा लगे, अल्लाह पाक नूं चंगा लगे। मवेशी मंडी में आने वालों की जेब से पैसे निकले ना निकलें, सेल्फी के लिए मोबाइल जरूर निकलता है। हम हर साल यहाँ पे आते हैं ऊँट देखने, ऊँट हमें अच्छे लगते हैं, तो इस दफ़ा ये पेंटिंग कर रहे हैं और ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं पेंटिंग की वजह से, तो हम इस ख्वाहिश है इस दफ़ा के ऊँट की कुर्बानी करें। इन ऊँटों के दाम 2 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक हैं। ऊँटों पर बने नक्शो निगार और रंगों की खूबसूरत सजावट खूबसूरती में सबसे मुनफरिद दिखने के साथ रवायत का एक अनमोल हिस्सा भी हैं। कैमरामैन रिजवान साबरी के साथ अब्दुल्ला हद, समा, फैसलाबाद। मुनफरिद भी हो, तगड़ा भी हो, खूबसूरत भी हो, मवेशी मंडी जाएं तो आपकी भी ख्वाहिश होती है ऐसा कोई जानवर देखें, दिखाएंगे सस्ता भी के हो। बाद अभी नहीं। नया दिन में हाजिर है ब्रेक के बाद। अब ज़रा एक ऐसा मामला आपके सामने रखते हैं कि आप भी अपना दिल पकड़ के बैठ जाएं। वालिदैन अपने 3 माह के बच्चे को छोड़कर चले गए ट्रस्ट के दफ्तर में। खुद पर ट्रस्ट नहीं किया, नसीब पर ट्रस्ट नहीं किया, सहारा लिया उन्होंने ऐसा और बच्चे को छोड़ दिया। वजह क्या थी जी? बच्चे की जेंडर, मर्द नहीं था, औरत नहीं था, इस बेबी को इसीलिए उन्होंने छोड़ दिया। उन्होंने ये भुला दिया कि देयर आर वेरी ब्राइट एग्जाम्पल्स, औलाद आप ही की है। आप उसकी जेंडर के ऊपर इतने ज़्यादा कॉन्शियस हो रहे हैं,
ये ज़िंदगी है, ये जान है, ये टैलेंट है। आने वाले दिनों में ये भी पाकिस्तान का सरमाया है, ये हमारी आबादी का हिस्सा है, ये इंसान है। अगर माँ बाप ये भुला देंगे तो वो अच्छी अच्छी एग्जाम्पल्स जिनको मैं और शोएब आपके सामने रखने जा रहे हैं वो कभी सामने नहीं आ सकेंगी। इस बच्चे के ऊपर ज़रूर बात करेंगे हम, लेकिन मैं आपको याद दिला दूँ, इस वक्त पाकिस्तान में अहम ओहदों पर अपनी जिम्मेदारियाँ अदा कर रहे हैं ट्रांसजेंडर्स। तो खुदा न खास्ता इस तरह की सोच रखें, ऐसा अमल करें, उससे पहले सोच लीजिए अगर इस बच्चे को आप पढ़ा लें उसके बाद में बहुत अच्छे बहुत बेहतर नताइज निकल सकते हैं। और किरण ये बेसिक राइट है इसका। एग्जैक्टली ये उसका बेसिक राइट है, उसे माँ बाप का प्यार मिलना चाहिए था, ये उसका पहला बुनियादी हक था। लेकिन एट द सेम टाइम जब ये खबर रिपोर्ट हुई तो मुझे एक लम्हे के लिए लगा किरण कि आपकी, मेरी और हम सब की शायद कोशिश रायगा चली गई। हम इंक्लूसिव सोसाइटी की जो इतने अरसे से बात करते चले आ रहे हैं, जब हम ये बात करते आ रहे हैं कि हेल्थ फैसिलिटी हो तो उसमें इक्वल फैसिलिटी हो ट्रांसजेंडर्स को, जो एजुकेशन की फैसिलिटी हो, अलग स्कूल ना हो, वही स्कूल हो। हमने जो बच्चे हैं उनको सिखाना है कि ट्रांसजेंडर भी इक्वली इंपॉर्टेंट हैं, वो भी वैसे ही हैं जैसे नॉर्मल बॉय एंड गर्ल है। लेकिन ये समझाने में शायद हम नाकाम हुए कि आज फिर से ये खबर रिपोर्ट हो रही है। हम कैसे भूल गए रीम शरीफ को, जिनकी स्ट्रगल थी, और पाकिस्तान में पहली बार ऐसे हुआ कि किसी पुलिस के महकमे में ट्रांसजेंडर की तैनाती हुई। हम कैसे भूल गए नायाब अली को, जिनको इंटरनेशनल अवार्ड मिला। हम कैसे भूल गए उस ट्रांसजेंडर को जिसने ट्रांसजेंडर के लिए सैलून बनाया। हम कैसे भूल गए उन ट्रांसजेंडर्स को जिन्होंने रावलपिंडी में कैफे चलाया। हम उन तमाम ट्रांसजेंडर्स की एफर्ट्स को भूल गए जिन्होंने अपने जैसे ट्रांसजेंडर्स के हकूक के लिए आवाज़ उठाई। और आज सहाफ़ी हो या दीगर शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले हों, आजकल मैं नाम बिल्कुल मिस कर गई हूँ, बड़ी माजरत, लेकिन आजकल जब एंग्जाइटी होती है, जब आप बड़े बड़े लोगों का नाम नहीं ले सकते, कुछ ऐसे मसाइल का पाकिस्तान में तस्करा नहीं कर सकते कि ये हो गया तो नाइंसाफ़ी कैसे हो गई। उस वक्त एक ट्रांसजेंडर है जिसकी गुफ्तगू आजकल आप और मैं शेयर कर रहे हैं, मर्द और औरत शेयर कर रहे हैं। उस ट्रांसजेंडर ने इस कदर बात की है, इस कदर उसने उम्दा बात की है, इस कदर सेंसिटिव मामलात के ऊपर बिना हार्श हुए रियलिटीज़ को सामने रखा है। मैं अफसोस होता है, बहुत अफसोस होता है। एक छोटे से बच्चे की आंखें नज़र नहीं आई उसके अपने माँ बाप को। एक छोटे से बच्चे को खिलौने की ज़रूरत होगी और आपके बच्चा, छोटा बच्चा, उसके लिए गाड़ी गुड़िया दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं, उसके लिए वो दोनों बराबर होते हैं। एक बच्चे के बारे में सिर्फ ये सोचा कि इसे मर्द या औरत बनना है, सिर्फ इतना सोचा, ये नहीं सोचा कि इसके लिए तो दुनिया के और भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं। हम माँ और बाप होने का फर्ज अदा कर दें, हम इस छोटे से बच्चे को अपना सहारा दें, अपनी गोद, अपना साया, अपनी शफकत दें, ये आगे जाके हमारा नाम रोशन करे। नहीं सोचा, बिल्कुल नहीं सोचा। माँ ने नहीं सोचा जिसने तकलीफ उठाई, बाप ने नहीं सोचा जो बच्चे की तकलीफ देख नहीं सकता, जो अपना पेट काट कर और फिर उस सब के बाद में अपने बच्चे को रेज करता है, नहीं सोचा। सारिम बर्नी इसी सिलसिले में हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सारिम भाई, यकीन कीजिए, शोएब कह रहे हैं कि सारी की सारी मेहनत रायगा गई और मेरा दुखड़ा ये कि ये यूं ही रायगा जाती रहेगी और बच्चे इसी तरह से क्या आपके पास आते रहेंगे। मुझे प्लीज इस बच्चे के बारे में बताइए। देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मेरे पास आते रहें, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि अगर ये कचरे की जीनत बनने या जानवरों की खुराक बने तो उससे बेहतर ये है कि बच्चे फिर मेरे पास आ जाए तो ज्यादा बेहतर है। और सारिम भाई, इस बच्चे की हालत से मुतालिक भी प्लीज शेयर कीजिएगा। आई होप वो ठीक है। वो वैसे माशाल्लाह नॉर्मल है, अभी थोड़ा बुखार है क्योंकि जिस दिन से वो वालदा इसकी छोड़ के गई है, वो जाहिर बात है गोद को जो है ना छोड़ना मुश्किल होता है, बच्चा गोद पहचानता है, उससे परेशान रोता हो गया है, लेकिन इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। और आपने कहा ना गोद छोड़ना मुश्किल होता है उस बच्चे के लिए, और मैं 100% श्योर हूँ उस वालिदा के लिए भी बहुत मुश्किल, ये बहुत मुश्किल फैसला होगा। मैं इसमें मेरी दो राय हो नहीं सकती, कोई और बात हो नहीं सकती। एक माँ के लिए कितना मुश्किल फैसला होगा, और वो मुश्किल फैसला करने पे वो माँ मजबूर क्यों हुई, उसके ज़िम्मेदार हम सब हैं। ये माशरा ज़िम्मेदार है सारिम भाई, क्योंकि ये वो माशरा है, मैं BBC की स्टोरी पढ़ा था 2 रोज़ पहले कि जिसमें लिखा हुआ था कि ये वो माशरा है जहाँ पर मर्द को ट्रांसजेंडर कहकर गाली दी जाती है, उसको कमज़ोर साबित करने के लिए उसको ये कहा जाता है। ये वो माशरा है, और जब ये कोई कहता है तो सुनने वाला रोकता नहीं है। ये माँ बाप हों, कोवर्कर्स हों, फ्रेंड्स हों, कज़न्स हों, जब ये बात होती है किसी गैदरिंग में बैठकर, इवन ऑन सोशल मीडिया, कोई उसे स्नब नहीं करता। हालांकि मेरी ज़ाती राय है, एंड किरण आई एम श्योर आप एग्री करेंगी कि पाकिस्तान में अब लेजिस्लेशन होनी चाहिए इस मामले पर। अगर इस टर्म को कोई गाली के तौर पर इस्तेमाल करे तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। वो अपना इखलाक, अपनी इंसानियत दोनों शो कर रहा होता है।
सारिम भाई, पता है रोज़ाना की बुनियाद पर इस किस्म के कुछ ट्रांसजेंडर्स को लेकर के वाक़यात का रिपोर्ट हो जाना बहुत अफसोस होता है, बहुत दुख होता है। लेकिन मैं किरण बहन, जब हम ऐसे बच्चे आते हैं हम उन्हें बता देते हैं कि आप पूरा सोच समझ के छोड़ के जाइएगा, ये ना हो कि फिर ले जाए फिर छोड़ जाए, ये यहाँ नहीं होता। एक बार छोड़ के जाए, एक बार लेकर के जाए। लेकिन फिर भी मैं आपको दर्द करके आपको टाइम देता हूँ, अगर आपको फिर भी इसकी याद आए तो आप आए और इसको लेकर के जाए। अल्लाह करे ऐसा हो। मुश्किलें मुश्किल भी नहीं तो नामुमकिन है। इसकी वजह है 3 महीने अगर उसने रखा तो उसने ये कोशिश की ना कि लोग हमें और इसको जीने दें, लेकिन लोगों ने नहीं जीने दिया ना, लोगों ने नहीं जीने दिया। लोग भी कौन, अपने ही जीने नहीं देते सारिम भाई, किसी और की बात क्या करनी। बिल्कुल अपने बिल्कुल अपने। अब इसमें देखो मेरी कोशिश है कि बाहर के लोग जो पाकिस्तानी फैमिलीज होती हैं पाकिस्तान से बाहर, वो ऐसे लोगों को अडॉप्ट करना चाहते हैं, रखना चाहते हैं। आपके चैनल के थ्रू किसी तक मेरी आवाज जाए, ऐसे बच्चे तो अडॉप्ट करें। उधर आपको पता है कि जेंडर भी चेंज हो जाता है उधर, और अगर इस हाल में भी रहे तो उधर कोई इशू नहीं है। उधर इंसान को इंसान समझते हैं, जानदार को जानदार समझते हैं। हमारी तरह वहाँ नहीं जीते, वहाँ नहीं रहने देते। सारिम भाई, थैंक यू सो वेरी मच। आप हमारे साथ थे, इस सिलसिले में बात कर रहे थे। बेसिक राइट्स हैं इंसान के, वो इस मासूम बच्चे को मिलने चाहिए। ये सोचे बगैर मिलने चाहिए कि ये बेटा है कि बेटी है, ये सोचे बगैर मिलने चाहिए। और ये माँ बाप अकेले नहीं कर सकते, ये पूरी सोसाइटी को करना पड़ेगा। खिलौने, तफरी, खाना, माँ बाप का साया, बहन भाई का प्यार, दोस्त अहबाब और तालीम, ये हैं वो बुनियादी चीज़ें जो किसी भी इंडिविजुअल को मिले तो वो अमेजिंग है, सुपर अमेजिंग है। और इसमें जेंडर की कोई कैद नहीं है। प्लीज़ थोड़ा सा इस बात को ध्यान में रखें। जब हम मवेशी मंडी जाते हैं तो हमारी ख्वाहिश होती है कि अच्छा जो यहाँ का सबसे महंगा जानवर है, सबसे खूबसूरत जानवर है, जो बड़ा प्यार से किसी को कोई पाल के उसको यहाँ पर लाया, ढूंढने के वो कौन सा जानवर है, कौन सा वो बादशाह, वो है कौन इस मंडी का। इस पर तो बात होती है कि लोग फिर जाके ना पूछते हैं अच्छा वजन कितना है, अच्छा खिलाते क्या है इसको, अच्छा कितना प्यार आप इससे कहते हैं, कितने की बेचेंगे। हाँ, किसी ने खरीद ली तो फिर सवाल आता है कितने की ली, बल्कि कितने की ली। तो ये सवाल बड़ा ज़बान से आम होता है ईद कुर्बान से पहले, इतने की ली। अच्छा जी, ये इतने के लिए और कितने के लिए वाली बात जब हम कर रहे हैं, मैं साथ चलता 5 गिरा देता। 5, अच्छा ये बड़ा होता है। अच्छा, अगले का दिल तो मत तोड़ो यार, उसने बार्गेनिंग करके ली होगी, लेकिन आप आगे कहते हैं कि अच्छा जी ये तो आपने महंगी ले ली। चलिए जी, खुद महंगा लाते हैं, खुद महंगा लेकर आते हैं, बताते सस्ता है। जस्ट टू ये अली भाई ने मुझे बताया था, उनके साथ पूछती मैं क्या। बहुत लोगों से ऐसे होता है किरण, वो शो करते हैं कि हमारा बार्गेनिंग पावर बड़ी अच्छी है। चलिए जी, जब हम इस पर बात करें तो आपने देखा होगा अक्सर कैटल फार्म्स के ना जानवर सोशल मीडिया पर नजर आते हैं कि जी ये इस साल का सबसे भारी जानवर है या सबसे महंगा जानवर है। तो हम बात करते हैं फैज़ान अब्दुल रहीम साहब से, मुंतज़िम कैटल फार्म के। बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। जानना चाह रहे हैं इस साल सबसे महंगा, सबसे प्यारा जानवर जो आपके फार्म में है कितने का है, कितने का है? एंड दैट्स वेरी गुड कि आप एसओपीज को फॉलो कर रहे हैं, करवा भी रहे हैं, आई एम श्योर। जी बिल्कुल, हम एसओपीज पे एहतियात कर रहे हैं, यहाँ पे एसओपीज के तहत चल रहे हैं। हमने आवाम के लिए यहाँ मास्क और सैनिटाइज़र का इंतज़ाम किया हुआ है, और इस वक्त हमारे पास पाकिस्तान का सबसे बड़ा बछड़ा K2 जी, पाकिस्तान का सबसे बड़ा बछड़ा हमारे पास ऐसे नहीं चलेगा। साथ अगर दिखा भी देंगे जो आपके बैकग्राउंड में है, इसी की बात कर रहे हैं सर। ये सिब्बी मेला विनर है, जो पाकिस्तान में सिब्बी मेला विनर इस बार हो के आई है, जो सुरमा वाले पे मौजूद है। कितने का है? हाँ, प्राइस तो बताएं ना। इसकी डिमांड और है कौन सा वाला, अगर आप प्लीज साथ ही दिखा भी दें, क्योंकि इस वक्त आपके हक में जितने जानवर हैं वो सारे बहुत भारी भरकम है। तो किस वाले की बात आप कर रहे हैं? K2 जरा दिखाएं हमें जी। पॉसिबल है? K2 एकदम मेरे पीछे खड़ा है, ब्लैक कलर का। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा बछड़ा है। ये 1 करोड़ है, थोड़ा कम पे मानेंगे नहीं? अगर आपको चाहिए तो आप आए, बात करें हमसे। पूरा खानदान, पूरा मोहल्ला और सारे दोस्त इकट्ठा करने की कोशिश करती हूँ इस सिलसिले में। मैं सोचता कौन मुझे जो है ना बिला सूद कर देगा। और इंशाल्लाह इसकी कुर्बानी होगी। बहादुराबाद पे हमारा प्लाट है,
अच्छा, वहाँ पे हम इसको कुर्बानी के लिए ले जा रहे हैं। अच्छा, यानी आप बेच नहीं रहेंगे? जी, ये बेच नहीं रहे, ये घर की कुर्बानी के लिए असल पाला है इसे। अच्छा, अब मुझे ज़रा ये बताइए, हर ईद पर कोई ना कोई अनोखे खुसूसियात वाले नाम भी आते हैं ना, अनोखे से कुछ नाम भी आते हैं, तो आपके यहाँ क्या नाम इस बार है? के अलावा, इस केटू के अलावा सीरियसली, क्योंकि वो तो हमने बहुत देखे, सोना चांदी वगैरह वगैरह। जी जी, इस वक्त हमारे पास पाकिस्तान के बड़े बछड़े और नामवर बछड़े मौजूद है। एक तो आपने देखा पीछे जो ब्लैक खड़ा हुआ है केटू, इसके साथ है एक बादल। ओके, बरामन है हमारे पास बादल, वो भी बहुत बड़ा बछड़ा है। इसके अलावा एक है अलादीन। ओके, उसकी क्या खुसूसियात है? चिराग है। जी बिल्कुल, इसकी खुसूसियात आपको दिखाएंगे अलादीन की। अलादीन क्यों, इसका ये नाम क्यों कर रखा है वो बताएं पहले आप मुझे। है तो बहुत प्यारा, है बहुत प्यारा, और ये सब बचपन से इसका नाम हमने रखा है। इसको बचपन से हम पाल रहे हैं, तकरीबन हमें 4 से 5 साल हो गए। ये है जो आपके अकब में अब आया है? वाइट था। नहीं, यही था, यही वाला। ये है जी अलादीन, क्या बात है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कमिंग बैक टू केटू, अच्छा वो पीछे देखते हैं ना, क्योंकि मुझे केटू से मोहब्बत तो हुई है किरण, लेकिन केटू ये बताएं, ये केटू भाई कितने को ऊंचे हैं? केटू है, बादल है। अच्छा। और जो इस वक्त हमारे पास ये जो पीछे आया है, ये बादल है। बादल आ गया। इसका कद आप देख सकते हैं, तकरीबन 7 का कद है। वजन बताए? ये जो बोल रहा है ना उसको पहले सामने लेकर आए। वजन इसका तकरीबन 45 से 50 मन वजन है इसका। वाह 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 वाह, 45 से 50 मन। ये तो मन को भाई, ये बताएं कि केटू कितने मन का है? केटू भी तकरीबन 45 से 50 मन का हमारे पास मौजूद है। अच्छा, और केटू भाई कितने को ऊंचे हैं? सबसे ऊंचे केटू की 1 करोड़ रुपए हम मांग रहे। नहीं, मैं हाइट पूछ रहा हूँ। हाइट इसकी तकरीबन 7 फुट है, इसकी भी 7 फुट 2 इंच 3 इंच इसकी भी। अब मुझे ये बताइए कि आपने तो बड़ा कोई ना महंगे भारी भरकम मवेशी हमको दिखा दिए, लेकिन ट्रेंड क्या है? ये लोग कर रहे हैं, इस तरह से एहतमाम कर रहे हैं माशाल्लाह से। वैसे तो कोई भी पीछे नहीं रहना चाहता इस मौके पर, लेकिन होता है ना, लोगों की जेब में गुंजाइश कितनी, ट्रेंड क्या है, इस बारे में बताएं। इस बारे में तो इस बार भी माशाल्लाह लोग भरपूर आ रहे हैं ख़रीदारी करने, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितना भी माल था वो सारा सोल्ड आउट हो गया। सारा माल बिक गया? तकरीबन हमारे घर की आपसे फैजान के कितना माल बिका आपका? सारा बिकने से मुराद है कितनी मालियत के जानवर इस दफ़ा आप लोगों ने बेचे, और अंदाज़ा क्या था? सर इस बार तकरीबन हमारे पास माशाल्लाह 50 लाख का भी बछड़ा बिका है, 40 लाख का भी बछड़ा बिका है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास से बछड़ियाँ भी थी 15 लाख 20 लाख। FPR वाले बहुत तसल्ली से सुन रहे होंगे ऑन द लाइटर। चलिए प्रशांत साहब, बहुत शुक्रिया। कराची और लाहौर, यहाँ की मवेशी मंडी की सूरत हाल की आज हम बात करते हैं। और जब कराची की बात करें तो यहाँ पर तकरीबन 2 लाख मवेशी पहुँचाए जा चुके हैं, और अभी भी कहा जा रहा है कि 4 लाख के करीब और जानवर अभी यहाँ पर आने हैं, बछड़े भी आने हैं, बछड़ियाँ भी आनी हैं। अभी तक 45,000 के करीब मवेशी फरोख्त हुए हैं, और रवां सीज़न 10 अरब की आमदनी मुतवक्के है। तो तर्जुमान मवेशी मंडी यानी कराची मवेशी मंडी यावर रज़ा साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात कर रहे थे। यावर साहब, बेहद शुक्रिया, एक बार फिर आपको नया दिन में खुशामदीद कहते हैं। मैंने स्टैट्स ठीक बताए हैं? जी बिल्कुल, आपकी रिसर्च बिल्कुल ठीक है। पहले तो शुक्रिया आपका कि आपने इतना रिसर्च किया इस मंडी के ऊपर, और वैसे भी एशिया की सबसे बड़ी मंडी है। इससे पहले ही आपने भी हमारे ही एक कैटल फार्मर का पूरा इंटरव्यू चलाया, तो आपका शुक्रिया कि आप इस मंडी को प्रॉपर प्रमोट कर रहे हैं। आज के इस मेरे लिए टॉपिक इम्पॉर्टेंट ये है कि जो वफाक की तरफ से एक स्टेटमेंट आया था कि मंडियां 8 घंटे और रात में रौनकें नहीं होंगी नहीं होंगी, तो वो मैसेज जो है वो आवाम को आपकी तवज्जो से जाएगा कि मंडियां, हमारी जो कराची की मंडी है वो 24 घंटे चल रही है, और यानी वो नोटिफिकेशन आप पर अप्लाई नहीं हो रहा? नहीं, वो नोटिफिकेशन हमारी वफाक से भी हमने अपनी स्टांस दिया था। देखिए बहुत सिंपल सी बात थी
कि डेमोग्राफिक्स में जब आप कराची को कंपेयर करेंगे पेशावर के साथ या पंजाब के साथ तो बहुत फ़र्क है। जहाँ के कंज्यूमर के बाइंग बिहेवियर बहुत फ़र्क है। यहाँ पे वर्किंग क्लास 80% है जो कि सुबह 9 बजे जाती है काम पे और शाम 6 बजे आती है। तो यहाँ पे आप टाइमिंग को शाम 7 बजे तक सिक्योर नहीं कर सकते। फिर दूसरी बात ये थी कि यहाँ पर आपके पास सामने फ्रूट मंडी जो आपकी सब्जी मार्केट है ये 24 घंटे खुली हुई है, फिशरीज़ की मार्केट 24 घंटे खुली हुई है। फिर यहाँ पे कराची के अंदर बाइंग बिहेवियर है कि लोग 11-12 बजे उठते हैं और लेट आवर्स तक रात को मिडनाइट तक ये बाइंग होती है। और तीसरी बात ये थी कि अगर हम 24 घंटे की मंडी को 8 घंटे पे स्क्वीज़ करते हैं तो पब्लिक का टर्न आउट बढ़ जाता है। ये काम आप पंजाब में क्योंकि 15 मंडियाँ लग रही हैं, कराची में सिर्फ एक मंडी है। तो ये सारी बातें हमने वफाक से भी सूबाई हुकूमत से बात की और वो हमारी नैरेटिव के साथ उन्होंने इत्तफाक किया कि बिल्कुल ठीक है जी, तीनों बातें आपकी बिल्कुल वैलिड हैं। और हम जितना हमने पहले आपको याद होगा कि समा को बताया था कि हमने 1 गेट खोला था, आज हम 6 गेट्स के साथ ऑपरेट कर रहे हैं। वो इसीलिए कि सारा लोड डिवाइड हो जाए और लोग अपना इस 24 घंटे में अपनी मर्जी के टाइम पे आएँ और अपनी बाइंग कर सकें। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मंडी इस वक्त भी पाकिस्तान की सबसे बड़ी मंडी है। और क्योंकि पंजाब वालों ने डिसीजन लिया कि 15 तारीख से मंडियां लगेंगी और हम लोग पहले से 22 जून से मंडी ऑपरेटिव कर चुके थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह के पंजाब का माल इस दफ़ा पाकिस्तान कराची के अंदर बहुत ज़्यादा है। ओके, अच्छा जुबैर भट्टू साहब आप फरमाइएगा 12 या 15 ये मंडियां लाहौर की और फिर उसके बाद में ट्रेंड कैसा है? और चूँकि कारोबार आप लोगों ने थोड़ा सा देर से शुरू किया है तो आप लोगों के एक्सपेक्टेशंस क्या थे, उसके मुताबिक चीज़ें हो रही हैं, ये भी बता दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाहौर में इस साल जो है ना 12 मंडियां लगाई जा रही हैं। 11 मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लगा रही है और एक शाहपुर कांजरा की मंडी है जो लाहौर कैटल मैनेजमेंट कंपनी लगा रही है। और ये मंडियां ऑपरेटिव हो चुकी हैं, यहाँ जानवर आ चुके हैं, लोग आ रहे हैं, यहाँ पर सेल परचेज हो रही है। इस वक्त तकरीबन जो है ना 10,000 के करीब जो है ना जानवर हमारे सेल पॉइंट जो है 11 मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के वहाँ आ चुके हैं। और जो शाहपुर कांजरा की मंडी है वहाँ भी जो है ना 30,000 के करीब जो है ना जानवर आ चुके हैं। कितने बिक गए? लोग आ रहे हैं। मैं ये बताता जो बिकने वाली तादाद है उसकी जो है ना फिगर वो हमारे पास तो नहीं है क्योंकि हमने कोई टैक्स नहीं लगाया हुआ। जो शाहपुर कांजरा की मंडी है उन्होंने टैक्स लगाया, उनके पास एक डाटा होगा। लेकिन जो मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के 11 सेल पॉइंट है वहाँ किसी किस्म का टैक्स फ्री बकरा चाहिए तो जो आप लोगों की मंडियाँ वहाँ पर जाएं। और फिर ये भी जी बिल्कुल बिल्कुल यावर साहब आप भी सुनिए और थोड़ा सा दिलासा दीजिए कि आप लोग भी ऐसा सोच रहे हैं टैक्स फ्री जानवर। जी जी अच्छा, बिल्कुल जो है ना ये जानवर जितने भी व्यापारी लेकर आएंगे उनसे किसी किस्म का कोई फीस, कोई टैक्स, कोई जो है ना किराया, कोई चीज नहीं ली जाएगी। वाह 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 वाह। बल्कि उनको टेंट मुहैया किए जाएंगे, साए के लिए रोशनी का इंतजाम होगा, मेडिकल का कैंप होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा ये सब कुछ, हमारा कंप्लेंट सेल होगा जी, सब कुछ फ्री होगा। एक बात और सर, एक बात और प्लीज बताइएगा कि आप सेटिस्फाइड हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से औकातकार मुकर्रर किए गए? देखिए जी मैं जो है ना बतौर मेट्रोपॉलिटन ऑफिसर रेगुलेशन मेरी ये रिक्वेस्ट होगी गवर्नमेंट को, हम लिख भी रहे हैं कि इस टाइम को बढ़ाया जाए क्योंकि लाहौर में भी मैं आपने देखा होगा आमतौर पर लोग जो है वो शाम के वक्त निकलते हैं, दिन को अपना कारोबार करते हैं और रात को वक्त जो है ना निकल कर वो अपने जानवर खरीदते हैं। इसलिए हम इस टाइम को जो है ना जो 7 बजे तक है, सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक, इसको एक्सटेंड करने के लिए हम एक रिक्वेस्ट लेटर भेज रहे हैं और इसको हम एक्सटेंड कराएंगे ताकि ये लोग अपने कारोबार के बाद जो है ना जानवर जाकर ख़रीद सकें। मंडियों में किसी किस्म का टैक्स नहीं है, सारी सहूलतें हैं। 12 मंडियाँ इस वक्त ऑपरेशनल हैं जिनमें जो है ना ये व्यापारी अपने जानवर ला रहे हैं। तो मैं लोगों को यही रिक्वेस्ट करूंगा कि कोविड-19 के हवाले से जब मंडी में आए तो एहतियात जरूर करें। ठीक है सर, आपका मौका आ गया। एक जुमला यावर साहब से ले लेते हैं। यावर साहब गुफ्तगू आप भी सुन रहे थे, आप भी ऐसा कोई प्लान दीजिए ना, टैक्स फ्री जानवर। अच्छा हमारे यहाँ टैक्स एक मिनिमम सा, उसको टैक्स नहीं कहेंगे, उसको आप ये कहते हैं कि सर्विस चार्जेस, लेकिन उसके अंदर हमारे पास फैसिलिटीज बहुत ज्यादा है। देखें वो लोग फ्री दे रहे हैं फैसिलिटीज। मसलन क्या फैसिलिटीज बहुत ज्यादा जो है वो क्या है यावर साहब? देखिए आपके यहाँ पर शहर से बाहर एक तो गेटेड कम्युनिटी में सिक्योर्ड जगह पे हम जानवरों की सिक्योरिटी से लेके पार्किंग से लेके हर वो फैसिलिटी जो एक मंडी के अंदर इन 50,000 लोग जो आके रिहाइश पजीर हुए हैं, बेशक वो पानी हो, बेशक वो चारा हो, उनकी हर चीज़ के लिए हमने इंतज़ाम रखा हुआ। अब ये देखें अपने अपने एरिया और अपने उसके रीजन के ऊपर काम करने वाली बात है
कि किन के पास क्या चीज़ें हैं, किन के नहीं, लेकिन हमने एक मिनिमम ये एक मंडी स्टैंडर्डाइज मंडी जिसके SOP सेट किए हुए आज 10 साल से। राइट, ठीक है यावर साहब, बेहद शुक्रिया साथ मौजूद थे आप। कुछ दिन बाद दोबारा आपसे पूछेंगे कि अब कितने जानवर कितने बिक गए, आपने साथ दिया और पंजाब की मंडी की सूरत हाल से मुतालिक भी हम बात कर रहे थे। आप दोनों का शुक्रिया, ज़ुबैर साहब साथ मौजूद थे आप। चलिए बढ़ते हैं आगे। आजकल प्लान क्या हो रहा है जनाब? दोस्त प्लान करते हैं, वैसे पहले की निस्बत वो प्लान कम हो गया ना, मंडी जाने वाले रात के वक्त या सुबह के वक्त या जो भी वक्त आपको मिल जाए कि चलो यार बैठक लगती थी, प्लान होता था कि चलते हैं ज़रा जाके जानवर देख कर आते हैं। वैसे जब बैठक की बात करें, दोस्ती की बात करें, तो क्या सिर्फ कहीं आना जाना, घूमना फिरना, साथ बैठकर चाय पीना, ये है दोस्ती का नाम? क्या सिर्फ इन्हें ही दोस्त कहा जा सकता है, या जिससे आप वाकई दिल की बात शेयर करें वो होते हैं दोस्त? जब हम मेल पर्सपेक्टिव से इस बात को करें तो नॉर्मली ये एक ट्रेंड है कि मर्द अपने दिल की बात, अपनी परेशानी, अपना दुख, अपनी तकलीफ शेयर नहीं करता। कभी कभार कर लेते हैं, और जब कर लेते हैं तो दिल हल्का हो जाता है, यूं जैसे बोझ उतर जाता है। बतौर मर्द मजबूत बनने का जो चक्कर है ना, ये बेसिकली आपको कमज़ोर कर रहा होता है। तो ये एक टॉपिक है ना, इस पर एक वीडियो पहले दिखाएं। ओके, और ये वीडियो थोड़ी सी इसका एक हिस्सा हम आपको दिखाते हैं, कोशिश करते हैं कि हम ये बता सकें आपको। हम कोशिश कर रहे थे आज कि इसी के ऊपर बात कर सकें। जो हम कहते हैं ना कि मैं सब पी जाता हूँ भाई, मैं तो किसी से कुछ शेयर नहीं करता, तो ये हिम्मत नहीं है। हिम्मत ये है कि आप अपने गम को, अपने हौसले को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करें, अपना दिल हल्का करें, वरना ये भारी होता रहा तो मर्द को दर्द नहीं होता वाली बात ख़त्म हो जाएगी, ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, गम आपको चाट जाएगा, करेज आपकी ख़त्म हो जाएगी। डॉक्टर ताहा साबरी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं, उनको वेलकम करते हैं। कैसे हैं आप ताहा? और मुझे ये बताइएगा, हमें सही, हम कहते हैं ना जदीद दौर ये है कि हम जदीद डेफिनेशंस पे जाएं, लेकिन हमारा मसला कुछ मामलात ऐसे हैं कि हम सही डेफिनेशन पर जाएं। ये सही डेफिनेशन है। आई थिंक बहुत आपने इम्पोर्टेंट बात की कि मर्दानगी की डेफिनेशन क्या होती है, सही। और ये आई थिंक एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे में, जिसमें ये आता है कि मर्दानगी की कंसेप्शन ये होती है कि मर्द ये होता है जो बहुत अपने अंदर अपने मसले रखता है और फिर किसी से शेयर नहीं करता, जो थोड़ा वीकनेस नहीं दिखाता। और इसका मसला ये होता है फिर मर्दों पे एक बहुत प्रेशर पड़ता है। प्रेशर ये पड़ता है, आता है सोसाइटी से और मर्दों से, और जो ये कंसेप्शन है कि मर्द बनो, ये कंसेप्शन, उससे क्या होता है हम अपने मसले अपने अंदर दबाने शुरू कर देते हैं और फिर इवेंचुअली वो बाहर आते हैं, क्या कहते हैं, एग्रेशन के ज़रिए, नुकसान पहुंचाने के ज़रिए, गुस्से के ज़रिए, मंशियात के इस्तेमाल के ज़रिए, और सब ज़िंदगी मुतासर करते हैं। तो ताहा एक रवैया ये भी देखा जाता है, कतई नज़र मर्द या खातून, कि जिससे शेयर करना चाहिए यही मालूम नहीं होता कि शेयर किससे करना है। हम सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे होते हैं जहाँ पर कोई जानने वाला भी नहीं होता, इन एक्चुअल वो सारे कॉन्टेक्ट्स ऐसे होते हैं। ये एक जहनी मसला है, क्या ये एक सोच का मसला है कि मालूम ही नहीं है कि शेयर किससे करना है, कैसे करना है, गलत प्लेटफॉर्म पर कर रहे होते हैं, अगर कर रहे होते हैं तो? देखिए बहुत अपना इम्पोर्टेंट पॉइंट है। देखिए एक बुनियादी हमारी ज़रूरत है इजहार करने की, एक इंसानी ज़रूरत है कि अपनी कैफियत को इजहार करना। अब मसला ये होता है कि जब हम लोग, और जो हेल्दी तरीका होता है वो होता है किसी एक ऐसा बंदा जिस पर आप एतमाद करते हो, उनसे इजहार करें और वो सुने भी, कोई फैसला दिए बगैर, मसले की अहमियत को कम किए बगैर, मजाक उड़ाए बगैर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा एक कल्चर बन चुका है ये, तो उसमें क्या होता है कि इजहार करने वाले फर्दर डिस्करेज होते हैं, उनको सुनने वाले नहीं होते, और फिर क्योंकि उनके आसपास सुनने वाले नहीं होते, हमदर्दी से सुनने वाले नहीं होते, फिर जाके वो और चैनल के जरिए इजहार करते हैं। जिस तरह सोशल मीडिया फिर भी मैं कहता हूँ कि बेहतर चैनल है, जो ज़्यादा बदतर चैनल है वो है वायलेंस, उसके ज़रिए पे जाके इजहार करते हैं। तो इसलिए अगर हम दबाएंगे अपने अंदर और अगर हम फैसिलिटेट नहीं करेंगे स्पेशली मर्द हजरात को अपने जज्बात ख्यालात को इजहार करने में, तो वो फिर मनफी तरीक़ों से बाहर निकलेंगे। और ये जो हम अपने बचपन से जुमला सुनते आए ना कि मैंने अपने वालिद को कभी रोते नहीं देखा, और एक दूसरे को ख़ानदान के मर्द ये बताएं मैं तो फला के इंतकाल पे भी नहीं रोया, मैं तो नहीं करता। ये एक तो ये कि एक माहौल नहीं है कि एक मर्द अपनी बात ठीक तरह से शेयर कर पाए, अपना प्रॉब्लम शेयर कर पाए। दूसरे ये कि शेयर करना उनकी प्रेफरेंस भी नहीं है। ये कितनी बड़ी कंपल्शन है। और बिल्कुल सही कह रही कि एक तरह से ना एक वो बन गया है
एक आइडियल वो बन गया कि मर्द होता है एक तरह से फौजी की तरह होता है, राइट। और वो बेसिकली जैसे जो कंसेप्शन है कि सिर्फ कि जज्बात का इजहार करना एक फेमिनिन ट्रेट है कि अगर कोई मर्द करे भी तो उसको औरत ब्रांड कर दिया जाता है, और वो भी बहुत प्रॉब्लमेटिक है। लेकिन आई थिंक हमें थोड़ा सा अपनी इस आर्गुमेंट को चेंज इस तरह करना है कि हमें रीडिफाइन करना है कि स्ट्रेंथ क्या होती है। कि असल स्ट्रेंथ ये होती है कि अपने अंदर दबा के रखना और फिर ना खुशगवार तरीक़ों से उसको निकालना, या फिर असल स्ट्रेंथ ये होती है कि अगर महसूस कर रहे हैं तो उसका एक अच्छे तरीके से इजहार करें, वक्ती तौर पे इजहार करें। तो फिर अगर सोचें तो फिर लड़की बनना तो एक साइन ऑफ स्ट्रेंथ है कि अगर आप इजहार कर रहे हैं, अगर आप यही पूछना चाहती हूँ आपसे, हम किसी खातून को अगर अपने राइट के लिए बात करता देखते हैं, उनको सही बात पर गुस्से का इजहार करता देखते हैं, तो हम उनको कहते हैं कि मर्द की तरह साउंड कर रही हो। कोई मर्द अगर आकर अपने प्रॉब्लम के ऊपर बात करे या वो झगड़े को ख़त्म करने की बात करे, थोड़ा धीमा लहजे इख्तियार करे, तो हम कहते हैं औरत की तरह साउंड करते हो। मतलब हम किसी जेंडर को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे। और ये वो इरा है, ये वो दौर है कि जिसमें जेंडर से बालातर होकर इंसान की काबिलियत को परखा जा रहा है। तो ये हम लोग, और ये सारी दुनिया में, ये दोनों लाइन सारी दुनिया में है। सही बात। और ये देखें, ये एट द एंड ऑफ द डे ये क्या है, ये हमारे सिर्फ एक तरह से हमने अपने जहन में ये हमने ये बनाए हुए हैं, एक तरह से हमने ये प्रेजेंस बनाए हुए हैं कि मैं ये हूँ, मैं इस बायोलॉजिकल उसके साथ पैदा हुआ हूँ, तो मेरा बस ये रोल होना चाहिए दुनिया में। और फिर लेकिन दैट इज नॉट ट्रू। हमें साइंस ने भी दिखाया हुआ है कि आपका जो जिन्स होता है, मतलब जो वो अलग होता है, और फिर जो आपकी अपनी आइडेंटिटी होती है वो अलग होती है। और साथ साथ हर इंसान में मेल और फीमेल एनर्जीज होती हैं, राइट, हर इंसान में। और फिर अगर हम अपने अंदर जो हमारी एक फेमिनिन सलाहियत है उसको दबाएंगे तो फिर डिसहार्मनी पैदा होगी। और ये सिर्फ इंडिविजुअल में नहीं, हमारे माशरे में भी आपको नज़र आता है। हम एक तरह से मर्दानगी को आगे बढ़ाते हैं और जो निस्वानियत है उसको दबाते हैं, और उसकी वजह से ये डिसहार्मनी पैदा हो रही है हमारे घरों में, हमारे माशरे में, हर एस्पेक्ट। और रिसर्च ने ये दिखाया कि अगर हम औरतों को और सिर्फ औरतों को नहीं लेकिन मर्द भी अपने अंदर ये क्वालिटीज़ अपनाएंगे कि ओपननेस की, इमोशनल एक्सप्रेशन की, तो ना सिर्फ उनकी सेहत बेहतर होगी लेकिन पूरा माशरा बेहतर होगा। थैंक यू, रखिए अपना ख्याल। मंडे को होती है मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।